मेरा नाम साधना है। यह मेरी पूरी जीवन ही साधना मेरे लिए एक पहेली है। पैदा होते ही माँ चल बसी, कभी माँ का चेहरा तक नहीं देखा। एक छोटी सी ब्लैक एंड वाइट तस्वीर बाबूजी के बक्से में देखी थी। मेरा ये रूप भी मेरी माँ से मिलता है। मैंने अपनी काकी और छोटी माँ से सुना था। उस तस्वीर को देखकर मुझे भी लगा मेरी माँ बहुत ही खूबसूरत रही होगी। सब कहते हैं मैं माँ जैसी दिखती हूँ। सच ही कहते हैं लोग, मैं अपनी माँ जैसी दिखती हूँ। मैं साधना 4 भाइयों की इकलौती बहन हूँ। लोग मुझे अभागी और मनहूस कहते हैं। इनमें लोगों की भी क्या गलती। मैं बिहार के छोटे से गांव से हूँ। सच बताऊँ, सिर्फ मेरे घर वाले कहते हैं। गांव वाले तो मुझे बहुत प्यार करते हैं। ये उनका ही तो प्यार है जो मैं आप सबसे बातें कर पा रही हूँ। एक एक गांव वालों ने भर भर कर प्यार लुटाया है। उनके स्नेह और प्यार की बदौलत मैं अपनी बिखरी जिंदगी समेट पाई। मैं साधना खुद को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। आज लोग बहुत आधुनिक हो गए, पढ़े लिखे होकर भी बेटे की चाह में बेटियों को गर्भ में ही मार देते हैं। मेरे अनपढ़ माता पिता ने बेटी पाने की जिद में मुझे जन्म दिया। आप सभी इस बात पर मुझ पर हंस सकते हो, ये आपकी सोच है। मुझे हंसी नहीं आती, मुझे रोना आता है। काश मेरी माँ भी जिंदा होती, मुझे अपने प्यार की बारिश में भिगो देती। मुझे भी दुनिया की बुरी नजरों से बचाकर रखती। माँ नहीं थी तो क्या हुआ। बाबूजी तो हमेशा हाथ थामे खड़े रहते थे। चारों भाइयों ने बचपन में कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। ये और बात है कि चारों भाइयों की आंखों में भी माँ की कमी को महसूस किया था। काकी और ताई से भरे आंगन में हम 5 भाई बहनों को छिटपुट छींटे मिल ही जाते थे। मुझे तो बहुत ही ज्यादा प्यार मिला। मैं अपने आंगन की दुलारी बिटिया थी। बाबूजी माँ की तरह ही दुलार करते थे। जब तक पिताजी का साया मेरे सिर पर था, दुनिया बड़ी भली लगती थी। अब मैं बड़ी होने लगी थी। तीनों भाइयों की गृहस्थी भी बस चुकी थी। मैं 7वीं में आ गई थी। बाबूजी को बुखार हो रहा था। मलेरिया बताकर गांव के डॉक्टर चाचा ने दवाई दे दी। बाबूजी का बुखार कम होने का नाम नहीं ले रहा था। मैं बहुत घबरा गई थी। ताऊजी ने बड़े प्यार से सिर पर हाथ फेर कर कहा था, तू घबरा मत साधो, सब ठीक हो जाएगा। मैं भी ताऊजी के सीने से लगकर सुबक पड़ी थी। मेरे लिए बाबूजी का मतलब ही माँ थी। मैं किसी भी हाल में उन्हें खोना नहीं चाहती थी। 1-2 दिन बाद बाबूजी का बुखार ठीक हो गया। साथ ही साथ मैं भी निश्चित होने लगी थी। ये मेरी खुशी क्षणिक थी। पिताजी दिन प्रतिदिन कमजोर होते जा रहे थे। मैं दौड़ते हुए वहीं गांव के झोला छाप डॉक्टर चाचा के पास गई और उनके पैरों पर गिरकर अपने पिता की जान की भीख मांगने लगी। साधो, प्यार से सब मुझे बुलाते थे। इतना मत घबराओ बेटा, सब ठीक हो जाए। भगवान पर भरोसा रखो साधो, मुझे दिलासा देते हुए बाबूजी को देखने मेरे साथ चल पड़े। अपनी झूठी डॉक्टरी दिखाते हुए भी इधर चेक करते कभी उधर। उनके चेहरे पर आते जाते भाव को मैं पढ़ने की कोशिश करती रही। थोड़ी देर बाद साधो कमजोरी हो गई है और कुछ चिंता की बात नहीं है कहकर डॉक्टर चाचा अपना झोला लेकर अपने रास्ते चल दिए और मेरे अंदर विश्वास की एक नई लौ जल उठी। मैं जल्दी अपनी भौजाई के पास भागी। भौजी, बस बाबूजी को कमजोरी हो गई, हम बढ़िया और पौष्टिक खाना खिलाएंगे। बाबूजी दुरुस्त दुरुस्त होकर हमारे साथ फिर से खेलेंगे। भौजी का उतरा चेहरा देखकर मेरी खुशी काफूर हो गई। मैं सोच में पड़ गई और पता नहीं क्यों भविष्य की चिंता ने मेरे पूरे शरीर को झकझोर कर रख दिया। मैं फिर भी काकी के पास दौड़कर पहुंच गई। काकी ने, कोनो चिंता की बात ना है साधो, हम अभी जिंदा हैं। हम रखो भैया का ख्याल, तू डर मत। मैं आज भी काकी के अपनत्व को भूल नहीं पाई हूँ। काश मैं अपनी माँ जैसी काकी की सारी बात मानती रहती तो मेरा जीवन कुछ और होती। इस बारे में मैं फिर कभी बताऊंगी। अभी बाबूजी वाली बात पूरी कर लेती हूँ। बाबूजी की आंखें बरबसी मुझे देखकर बरस जाती थी। मैं भी दिन प्रतिदिन उनकी जीर्ण होते शरीर को देखकर डर रही थी। बड़े भैया की लापरवाही बाबूजी के प्रति मैं देख रही थी। बस विष्णु भैया जो मुझसे महज 3 साल बड़े थे, उन्हें बाबूजी की फिक्र थी। पर हम क्या कर सकते। ताऊजी का सहारा था। हम दोनों दौड़कर बाबूजी की बीमारी के बारे में सारी बातें बतला दी। बाबूजी को पटना ले जाया गया। बाबूजी की स्थिति पहले से बेहतर हो गई थी। मैं बहुत खुश हो गई। भगवान तो कुछ और ही सोचकर बैठे थे। बाबूजी ने खाट पर पड़े पड़े तीनों बेटों का रूखा रवैया अपने प्रति देखा था।
ताऊजी और काका से सलाह मशविरा कर खेत का एक टुकड़ा मेरे नाम करने का फैसला कर लिया। उनका मानना था साधो की विवाह से लेकर सारी जिम्मेदारी अच्छे से जो निर्वाह करेगा, साधो अगर चाहे तो उसे जमीन का टुकड़ा दे सकती है। उस दिन भौजाइयों का असली रंग मेरे साथ साथ पूरे गांव ने देखा था। बाबूजी अपने निर्णय से पीछे नहीं हटने वाले थे। उन्हें तो मेरी और विष्णु भैया की भविष्य की चिंता सताई जा रही थी। विष्णु भैया तो लड़के थे तो उन्हें जमीन जायदाद से कोई दखल नहीं कर सकता था। मुझे कुछ नहीं चाहिए था, पर बाबूजी को कौन समझाता। तीनों भाइयों ने उस दिन से मुझसे मुंह मोड़ लिया था। मैं छोटी सी साधो उनके आंखों में दिन रात खटकने लगी। समय पंख लगाकर अपनी गति से चलने लगी थी और अब मैं अपनी 9वीं में आ गई थी। एक दिन बाबूजी को हृदयाघात हुआ और आनन फानन में फिर से उन्हें पटना ले जाया गया। मैं यहाँ भूखे प्यासे मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे उनके ठीक होने की दुआ करने लगी। बाबूजी को तो माँ के पास जाने की जल्दी थी और बाबूजी हंसते माँ के पास चल दिए। सबकी माँ बहुत ममता से भरी होती है, पर मेरी माँ बहुत स्वार्थी थी। हमेशा मुझे बस रुलाया ही था। बाबूजी को अपने पास बुलाकर मुझे भगवान के घर में बैठे बैठे बस दिलासा दिए जा रही थी। पहली बार मैंने माँ को महसूस किया था। मत रो ज्यादा साधो, हिम्मत रख। कैसे हिम्मत रखती, किसके भरोसे मुझे छोड़ गए। मुझे भी अपने साथ ले जाते। दूसरे दिन बाबूजी आ गए। इस बार ना साधो कहकर पुकारा और ना पूछा कुछ खाया साधो तूने। उनकी निर्जीव देह को देखकर मैं धड़ाम से जमीन पर गिर गई। पहली बार तीनों भाइयों ने मुझे गले लगाकर सांत्वना देने लगे। चारों भाइयों ने एक साथ सिर पर हाथ रख दिया। तू अकेली नहीं साधो, हम सब तेरे साथ हैं। तेरे चारों भाई जिंदा है, विष्णु भैया, और मेरा दुख सबसे ज्यादा था। पूरा गांव उमड़ पड़ा था मुझे दिलासा देने। मैं नवजात शिशु की तरह बस बिलक बिलक कर रो रही थी। बाबूजी देखते ही देखते पंचतत्व में विलीन हो गए। बाबूजी के जाने के बाद भाइयों का बर्ताव बहुत बदतर हो गया। घर का सारा काम मेरे हाथों से होता था। विष्णु भैया और मैं खुद से अलग से रूखा सूखा बनाकर खाने लगे। भैया गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगे और खेती भी करने लगे। काकी बढ़कर मदद करने आती थी। भैया किसी पर बोझ बनना नहीं चाहते थे। हम आपस में ही अपना दर्द बांटने लगे और खुश रहने लगे। जिंदगी पटरी पर आने लगी। तभी मेरी मुलाकात पराग से हुई। पराग मेरी जिंदगी में बचपन से था। तब मेरा उससे मिलना जुलना कम होता था। पराग के बाबूजी मास्टर काका हमारे गांव के हाई स्कूल के शिक्षक थे। 10वीं में मेरे जाते ही विष्णु भैया ने उनके पास मुझे ट्यूशन के लिए भेजने लगे। काका मुझे पढ़ाने के पैसे नहीं लेते थे। मास्टरनी काकी भी बहुत अच्छी थी। मुझसे उनका कुछ ज़्यादा ही लगाव था, क्योंकि मैं उनके घर के कामों में मदद कर देती थी। पराग बाहर हॉस्टल में पढ़ता था। छुट्टियों में घर आया हुआ था। 12वीं करके इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था। मेरा अक्सर उससे आमना सामना हो जाता था। मेरे शर्मीले स्वभाव के कारण मैं पराग से कभी बात नहीं करती थी। मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकती। नफरत है मुझे उस दिन से जब पहली बार पराग से टकराई थी। आटा चक्की से गेहूं पिसवाकर मैं ला रही थी। मेरे सिर पर भारी भरकम आटे की बोरी रखी हुई थी। सामने से भागकर आते हुए पराग मुझे नहीं दिखा और आटे की बोरी पराग पर गिर गई। उसे काफी चोट आई है। मास्टरनी काकी बिना उसकी चोट देखे पराग पर चिल्लाने लगी, देखकर नहीं चल सकता छोरा, पूरा आटा गिरा दिया। बिटिया को चोट लग जाती तो हम एकर भाई को की मुंह दिखाते। मैं वहां से भाग खड़ी हुई। पराग मुझे आवाज देता रहा। मैं सीधे अपने घर जाकर ही सांस ली। रात भर आत्मग्लानि से भर उठी। बेचारे को मेरे कारण चोट लग गई। सुबह घर के सारे काम निपटाकर ट्यूशन गई। पराग को लंगड़ाते हुए देखकर मैं रोने लगी। मास्टर काका ने बड़े ही प्यार से समझाया, साधु इसमें तेरी कोई गलती नहीं, ये मात्र एक दुर्घटना थी। उनकी बात मानकर मैंने पराग से फिर से माफी मांग ली। उसने कहा चल माफ किया साधो, और मुस्कुराकर लड़खड़ाते हुए चला गया। उसका मुस्कुराकर जाना मैं आज तक नहीं भूली। शायद पराग की वो मुस्कुराहट मेरे मरने के समय भी मेरे साथ रहेगी। उस दिन के बाद पराग और मैं जब भी मिलते जोबा खामोश रह जाती, पर आंखें बहुत कुछ कह जाती। पराग की छुट्टियां खत्म हो गई और वो वापस जाने के एक दिन पहले सबके सामने कहा, मन लगाकर पढ़ना साधो और अपना ख्याल रखना। पता नहीं कितने दिनों तक पराग की कई बातें मेरे कानों में गूंजती रही। मुझे पराग की बहुत याद आती थी। आज के जमाने जैसा तब मोबाइल क्या, लैंडलाइन भी नहीं थी गांव में। मैं पागल उसकी याद में
मन मसोच कर तल्लीनता से पढ़ाई करने लगी। मैं सोच रही थी इस बार छठ पूजा में तो जरूर आएगा, तब मिल लूंगी। छठ पूजा भी आई पर मैं पराग से मिल नहीं पाई। घर के कामों में उलझ कर रह गई। इतने कामों में उससे मिलना रह गया। पराग वापस चला गया। मैं भी अपनी पढ़ाई में लग गई। 10वीं की परीक्षा खत्म होने के बाद मेरा मास्टर काका के यहाँ जाने का कोई मतलब नहीं था। तभी अचानक मास्टरनी काकी एक दिन रास्ते में टकरा गई। कहा, रे साधो, तूने घर आना बिल्कुल बंद कर दिया। बिटिया चिराग भैया की शादी तय हो गई साधो, अगले महीने ही ब्याह है। घर आकर थोड़ा मेरा हाथ बटा देना बिटिया। जी काकी, हम जरूर आईबा, आप कोनो फिक्र ना करो। शादी ब्याह का घर है, हजारों काम हुई, कहकर मैं चली आई। दूसरे दिन ही बड़की भोजी ने साफ साफ कह दिया, तुझे कोनो जरूरत ना है मास्टरनी काकी के घर जाबे की। मैं डर गई। मैं चोरी चुपके जब भी समय मिलता मैं उनके घर पहुंच जाती। पराग भी आया था और जब भी समय मिलता हम बैठकर बातें करते रहते। पराग के संग मैं अलग सा महसूस करती थी। तुम कितनी खूबसूरत हो साधना, पराग ने मेरे हाथों को अपने हाथ में लेते हुए कहा। मैं घबरा गई। शर्म और हया में खुद में सिमटने लगी। मैं पसीने से भीग चुकी थी। मैं साधो से साधना कैसे बन गई पराग, और मैं खिलखिलाकर हंसने लगी। पराग ने झट से मेरा हाथ छोड़ दिया और नजर चुराने लगा। मैं भी हड़बड़ाती हुई वहां से भाग गई। एक बात तो है, मैं खूबसूरत तो सच में बहुत हूँ। अपने मुंह अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ। मेरे जान पति आज भी कहते हैं। प्रौढ़ अवस्था में मेरी खूबसूरती कम नहीं हुई। चिराग भैया की शादी की तैयारियों के बीच मेरे और पराग के दिलों की दूरी मिट रही थी। मैं अपने जज्बातों को पराग के सामने जाहिर नहीं होने देना चाहती थी। दिल ही दिल में पराग को पसंद करने लगी थी। चिराग भैया की शादी भी बड़े धूमधाम से हो गई। पराग 2-4 दिन में वापस हॉस्टल जाने वाला था। हमारी बड़की भोजी ने मेरा घर से निकलना बंद कर दिया। इस बार भोजी गलत नहीं थी। वो मुझे दूसरे के घर काम करना नहीं देखना चाहती थी। कहीं ना कहीं भोजी सही थी। मास्टरनी काकी मुझे अपने गोल गोल लच्छेदार बातों में फंसाकर घर का सारा काम करवाती थी। मैं साधना अपने दिल के हाथों मजबूर पराग की तरफ खींची चली जाती थी। प्यार नहीं, शायद मेरा बचपना था। तब अगर संभल जाती तो मेरे जीवन में मुझे अफसोस कभी नहीं हुआ होता। खैर, मैं प्यार की सीढ़ी धीरे धीरे चढ़ने लगी। पराग वापस हॉस्टल जा रहा था। शाम में गौशाला से आते हुए इशारे से कहा, कल सुबह आम के बगीचे में बने बोरिंग के घर में मिलने को कहा। मैं घबरा गई। वहां से भाग खड़ी हुई। घर आकर सहमी सहमी सी सोच में पड़ गई। विष्णु भैया ने भी 2 बार पूछा, इतनी डरी क्यों है साधो? कुछ नहीं कहकर बात टाल गई। पूरी रात आंखों में ही कटी। सोच सोच कर मैं पराग से मिलने जाऊं या ना जाऊं। पूरी रात सोचने के बाद मैं निश्चय कर लिया, मैं नहीं जाऊंगी पराग से मिलने। मैं अकेली हूँ, कुछ ऊंच नीच हो गई तो बड़की भोजी मुझे मारकर घर से बाहर निकाल देगी। दिल दिमाग के जंग में मेरा दिमाग उस दिन जीत गया। प्यार रहते हुए भी मैंने चिराग से ना मिलने का निश्चय कर लिया। भोर होते ही मेरी लाल लाल रात भर जागी आंखें देखकर भोजी बोली, क्या हुआ साधो, तू रात भर सोई नहीं का? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? उनका सवाल के बौछार से मैं डर गई। भोजी, रात भर सिर में दर्द से नींद नहीं आई। घबराकर मैं बाहर जाने लगी। जाकर सो जा, सारा काम मैं निपटाकर खाना भी हम अकेले बना लेबे। मैं डर गई, कहीं भाभी को कुछ पता तो नहीं चल गया पराग और मेरे बारे में। सोच में डूबी ऊपर अपने कमरे में टिंकू मेरा भतीजे के पास जाकर सो गई। सोच में डूबी कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। 10 बजे भोजी जगाने आई। उठ जा साधो, अब 10 बज गए। उठते ही मेरा दिमाग ठनक गया। पराग हॉस्टल चला गया होगा। मैं बुदबुदाने लगी। कुछ कहा साधो तूने? मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए भोजी ने कहा, कुछ ना भोजी, इतना वक्त हो गई, विष्णु भैया कुछ हो खाई कि ना, यही सोचत रही। बड़बड़ाकर भोजी के पास से मैं भाग गई रसोई की तरफ। मैं अचरज में चौका बन गया था। विष्णु भैया कलेवा बांध रहे थे। कैसी है रे तेरी तबीयत साधो? भोजी ने सब बना दिया, कुछ खाकर तुम आराम कर लेना साधो, बोलकर विष्णु भैया चल दिए खेतों पर। साधो बुआ कहकर चिल्लाता हुआ टिंकू दौड़ता हुआ आकर मुझे एक लिफाफा पकड़ाकर भाग गया। मैं लिफाफा देखकर अपने कमरे की तरफ भागी। अपने तकिए के नीचे छुपाकर भोजी का बथान पर जाने का इंतजार करने लगी। नहा धोकर खाना खाने के बाद देखा भोजी अपने काम में व्यस्त है तो मैं अपने कमरे में जाकर लिफाफा खोलकर पढ़ने लगी। मेरी प्यारी साधना,
मुझे लगा था कि तुम मुझसे मिलने नहीं आओगी। तुम्हारे दिल की हर गतिविधि से मेरा दिल वाकिफ है। साधना, तुम मुझे बहुत प्यार करती हो। तुम्हारी आंखों में मैंने अपनी तस्वीर देखी है। तुम चाहकर भी अपना प्यार छुपा नहीं सकती। मैं इंजीनियरिंग में दाखिला लेने के बाद जब आऊँगा तब तुम्हारा बहाना नहीं चलेगा। उसी जगह पर हम मिलेंगे जहाँ मैं आज तुम्हारा 1 घंटे से इंतज़ार किया। नीचे अपना पता लिख रहा हूँ, तुम चाहो तो मुझे खत लिख सकती हो। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। पराग। मैंने 5 बार खत पढ़ा और एक अलग सी दुनिया में मैं खोने लगी। खुद से 100 बार कहा, हाँ मुझे प्यार है। मेरी जिंदगी करवट लेने को तैयार बैठी थी। जिंदगी के कनवास पर रंग बिरंगे सपने देखने को मैं तैयार थी। बड़ी शोक चंचल बेबाक नदी सी पराग के संग बहने को तैयार थी। अपनी धुन में मस्त दुनिया से हटकर अनगिनत ख्वाब सजाने लगी थी। मेरे दिल में न जाने कितने लहरें उफान पर थी। उन लहरों के हिलोरे के संग छुई मुई सी खुद में मैं सिमटने लगी। अपने जीवन को इंद्रधनुषी रंगों में सजाने लगी। पराग के संग जीवन के ख्वाब देखते हुए उस खत का जवाब नहीं देने का फैसला लिया। मोहब्बत हो गई अगर सच्ची तो मुझे याद रखेगा, वरना गांव के लफंगे लड़कों की तरह मेरी खूबसूरती का दीवाना बनकर रह जाएगा। मेरा इंतजार लंबा होता जा रहा था। एक मन करता मैं उस पते पर डाक कर ही देती हूँ, पर कुछ सोचकर रुक जाती थी। अपने दिल के अरमान पर लगाम लगाना चाहती थी। तभी मेरा 10वीं की परीक्षा का परिणाम आ गया था। मैं पहले दर्जे से पास हो गई थी। इस बीच मिठाई लेकर मैं भागती हुई मास्टर काका के घर आ गई। सबको मिठाई खिलाने के बाद मास्टरनी काकी ने बड़े खुश होकर कहा, पराग का भी दाखिला इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया है। अगले हफ्ते पराग आने वाला है और कुछ दिन रुककर ही वापस अपनी पढ़ाई के लिए जाएगा। मेरी आंखें खुशी से चमक उठी। तभी चिराग भैया ने कहा, अरे साधु, तू क्यों ना कुछ दिन पराग से पढ़ लेती है, तेरी आगे की पढ़ाई में मदद हो जाएगी। मैं क्या पढ़ूंगी भैया, मैं आर्ट्स लेने वाली 12वीं में और पराग ठहरा विज्ञान का विद्यार्थी। दोनों का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं भैया। मैं खिलखिलाकर हंस दी। चिराग भैया को अपने इंजीनियर भाई पर बहुत गर्व हो रहा था। उस जमाने में इंजीनियर बनना हमारे गांव के लिए बहुत बड़ी बात होती थी। आज की तरह नहीं, हर घर में कोई ना कोई इंजीनियर होता है, भले वो इंजीनियर बेरोजगार ही क्यों ना हो। चिराग भैया भी अपने भाई के कारण छाती चौड़ाकर पूरे गांव में पराग की काबिलियत का ढिंडोरा पीट रहे थे। मेरा मन भी मयूरा की तरह झूम रहा था, क्योंकि पराग गांव आने वाला था। मेरा मन भीतर डर रहा था, पराग कहीं बदल तो नहीं गया होगा। फिर बेतुकी बातों को अपने मन में आने नहीं देना चाहती थी। फिर मेरे जीवन का पतझड़ खत्म होकर बसंत मेरे जीवन में आ गया था। मेरे दिल में नव कोंपलें आने लगी थी। पराग आ चुका था। मैं पराग से मिलने के बहाने ढूंढकर मास्टर काका के घर चली गई। दरवाजे पर ही मैं पराग से टकरा गई। कैसी हो साधो, मुस्कुराकर पराग ने पूछा। मैं ठीक हूँ, तुम कब आई, मैंने घबराते हुए पूछा। मैं डर गई, कहीं इसने मेरी चोरी पकड़ तो नहीं ली। आज शाम मेरे बथान पर आ जाना साधना, कहकर कुछ गुनगुनाते हुए पराग घर से निकल गया। मैं कांपती हुई कुछ देर सामान्य होने की कोशिश करती हुई मास्टर चाचा के घर से निकल गई। मैं जल्दी से घर पहुंची और लाल रंग का सूट पहनकर, आंखों में काजल और माथे पर काली बिंदी लगाकर पराग से मिलने चली गई। पराग को देखकर मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा और पेट में अजीब सी हलचल होने लगी। पराग, तुम इतना घबरा क्यों रही हो, मुस्कुराते हुए बोला। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, यकीन मानो। एक सांस में पराग मुझसे न जाने क्या क्या कह गया। मैं बस उसे देखती रह गई। ओ साधो, किस दुनिया में खोई हो, पराग ने मेरे सिर पर चपत लगाते हुए कहा। क्या हुआ, तुम मुझसे प्यार करती हो? मेरा यहाँ आना तुम्हारे हर सवाल का जवाब है। और मैं वहाँ से भाग खड़ी हुई। गांव में सब व्यस्त जरूर रहते हैं, सबको एक दूसरे की खबर रहती है। इस माहौल में हमेशा पराग के साथ मानसिक सहचर्य ढूंढी लेती थी। अभी तक गांव में किसी को कानो कान कुछ खबर नहीं पहुंची थी। अपनी ही लिखी कविता की चंद पंक्तियां अक्सर गुनगुनाती रहती। आज के जमाने जैसा फोन भी नहीं था। हमने सोच रखा था जब तक पराग यहाँ रहेगा हम रोज थोड़ी देर ही सही जरूर मिलेंगे। हम कभी आम के बगीचे में मिलते तो कभी खेतों में कलुआ देने के बहाने साथ साथ खेतों के पगडंडियों पर से चलते। इस बात का पूरा ख्याल रखते गांव में किसी को कुछ पता ना चल जाए। प्यार के रंग में डूबे दिन खत्म होने वाले थे। कल पराग को वापस हॉस्टल जाना था। मैं दिल पर पत्थर रखकर पराग को मिलने जा रही थी। बड़की भोजी ने मुझे टोक दिया।
आजकल साधो तुम रोज सज सवर कर किधर जाती है? यहाँ बैठ आ जा 2 मिनट मेरे साथ। मेरे हाथ को पकड़कर बोली, मैं तेरी माँ नहीं हूँ, पर जो बोलने जा रही हूँ तेरी भलाई के लिए। एक बात गांठ बांध ले तू मेरी भोली साधो। अपने आप पर किसी को इतना हावी मत होने दे साधो। ये दुनिया बहुत बुरी है, सब छीन ले जाएगी। जीवन में ऐसी बाढ़ लाएगी तो मरना चाहेगी, पर मौत भी तुझसे मुंह मोड़ लेगी। भाभी ने रुहानसी होकर कहा। मैं समझ नहीं पाई, पर इतना जरूर जान गई थी कि भोजी को मेरे और पराग के बारे में सब कुछ पता चल गया है। अचानक से भोजी चिल्ला उठी, आज से तेरा घर से निकलना बंद। बाहर के सारे काम मैं खुद करूंगी और तू चौका संभालेगी। उनकी अग्नि बरसाती नैनों से मैं उस वक्त डर गई और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उस वक्त पता नहीं क्यों लगा बाबूजी सामने खड़े होकर मुझे डांट रहे हैं। मैं भोजी के समीप प्यार, पराग के सामने अनदेखा कर पराग से ना मिलने देने के लिए भोजी को कोसती रही पूरी रात। पराग के जाते ही मैं खुद को संभाल नहीं पा रही थी। हर बात में भोजी से लड़ने को आतुर हो जाती। पढ़ाई में भी मन नहीं लगता। तभी मैंने गांव के बाजार से जाकर पराग के पते पर अपनी सारी मजबूरी लिखकर भेज दी। पराग को कॉलेज जाते वक्त हर हफ्ते खत लिखने लगी। दिन गुजरने लगे, पर दिल में मचने वाले हलचल को मैं रोक पाने में असमर्थ थी। भूख प्यास भी मुझसे कोसों दूर थी। अकेले में कमरे में पड़े पड़े बस पराग के साथ की गई बातें याद रहती थी। पराग का अक्सर कहना, तुम बहुत खूबसूरत हो साधना। मैं तुम्हारी खूबसूरती पर एक जन्म तो क्या कई जन्म कुर्बान कर सकता हूँ। तुम्हारी कुर्बानी नहीं, मुझे तुम्हारा सच्चा प्यार और साथ चाहिए। तुम मेरी खूबसूरती की तारीफ कर मुझे मस्का मत लगाओ और मेरा अदा से शर्माना। पराग प्यार से मेरे दुपट्टे के पल्लू को लेकर बच्चों की तरह खेलने लगना और कहना, जल्दी अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर, साधना तुमसे शादी कर लूँगा। मैं तुम्हारी खूबसूरती के हर रूप को खुद में उतार लेना चाहता हूँ। और मुस्कुराकर मेरा सिर चूम लेता था। मैं भी एक विश्वास से भरकर पराग के सीने पर अपना सिर टिका देती। इन बातों को याद कर मेरे नैना भीग कर मेरे गालों को सहलाने लगती थी। मैं पराग में खूबसूरत पल को याद कर बस आंसू बहाकर खुद को दिलासा देती रहती थी। भौजाई ने मुझे समझाने के लिए और मेरा ध्यान पराग से हटाने के लिए मुझे गांव के ही सिलाई प्रशिक्षण केंद्र भेजने लगी। मैं भी तन मन से सिलाई, कढ़ाई और बुनाई ध्यान से सीखने लगी। जब मैं थोड़ी पकड़ बना ली तो बड़के भैया ने बड़ी खुशी से मुझे बाजार ले जाकर सिलाई मशीन दिलवा दी। मुझे आज भी याद है, सबसे पहले उनका फटा कुर्ता सिला था। भैया की आंखें खुशी से चमक उठी। मेरे सिर पर हाथ फेरकर भैया ने पहली बार कहा था, हमेशा यूं ही खुश रहा कर, आंगन में रौनक लगी रहती है। चौका भौजाई ने संभाल रखा था और मैं सिलाई मशीन रखी थी। जीवन में वो एक दौर आया जब मैं सच में पराग के शिकंजे से खुद को निकालकर सिलाई और अपनी 12वीं की पढ़ाई में व्यस्त हो गई थी। सिलाई केंद्र से जैसे ही घर में घुसी, मेरी नज़र सामने बैठी मास्टरनी काकी पर पड़ी। आ गई साधो, मुझे तुमसे ही काम था। मेरे कुछ बोलने से पहले भौजाई ने कहा, हमारी साधो के पास अब समय ना है फालतू के, जो भी काम है हमसे कह दो, हम कर देबे काकी। का है ना बहुरिया, हमारी बड़की माँ बनने वाली है। उसे कल दिखाने चिराग के संग डॉक्टर के पास ले जाइब। देर सवेर हो जाई तो वही एक रात रुक जाइब। साधो थोड़ा जाकर काका के खान पान का इंतजाम कर देती और का। इतने कहत खातर हम आयल रही। काकी ने अपनी गोल गोल लच्छेदार बातों में भौजाई को फंसानी चाही। तू अंदर जा साधो, हम बात करत है आज काकी जी से। मैं चौका के किवाड़ के ओट में छुपकर उनकी बातें सुनने लगी। का है ना काकी जी, हमारे यहाँ खाने पीने की कोनो दिक्कत ना है, थोड़ा हाथ तंग जरूर रहता है, पर किसी के घर जाकर काम करके दिन भगवान अभी हमनी के ना दिखेलिन। भौजाई ने अपनी बातों की तीर चलाकर मास्टरनी काकी को घायल कर दिया। मास्टरनी काकी अपना सब मुँह लेकर वहाँ से चलती बनी। साधो साधो, भौजाई ने जोर से आवाज़ लगाई। मैं भागती हुई भौजाई के सामने प्रकट हुई। सुन साधो, आज के बाद मास्टर काका के घर अकेले तू नहीं जाएगी, हमारे से पूछे बगैर तो बिल्कुल नहीं। ट्यूशन तो ढेर सारी लड़की साथ जाती थी, तो मुझे कोई परेशानी नहीं थी। का हो गया भौजी, मैंने डरते डरते पूछ ही लिया। मास्टर काका के चाल चलन ठीक ना है, पूरा गांव जानत है। पुरखों के इज्जत के कारण ज़्यादा लोग कुछ ना बोलते हैं। कितनी जगह मार खाते खाते बचे हैं। तू गांठ बांध ले मेरी भोली साधो, इनकी खानदानी बीमारी है बदचलनी करने की। भौजी ने मुझे समझाकर कहा
और जा जाकर छत से कपड़े उतार ला, लगता मेघा आने वाला है। मैं बोझिल कदमों से चलकर छत से सारे कपड़े उतारकर तह करने के लिए अपने कमरे में आ गई। कपड़े तह करते हुए मेरे अंदर सवालों का एक सैलाब उमड़ पड़ा। पराग भी अपने बाबू की तरह ही होगा, हो सकता है मेरी खूबसूरती पर मरता हो। भोजी सही कहती है, मुझे पराग से दूर रहना चाहिए। बाहर काले काले बादल छा रहे थे, बिजली भी तेजी से चमक रही थी। उससे भी तेजी से मेरे मन का मौसम बदल रहा था। मैं अपने भैया और भाभी की गुणवान साधो बनने का संकल्प ले चुकी थी। पराग को भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का निश्चय कर चुकी थी। समय तेजी से गुजर रहा था। मैं आस पड़ोस के सभी के कपड़े सिलने लगी थी। एक से एक फ्रॉक और ब्लाउज में गांव में अच्छी सिलाई के लिए मशहूर हो रही थी। भोजी पढ़ने को जोर देने लगी। मैं सिलाई करने में रच बस गई थी। अपनी तारीफ सुनना किसे पसंद नहीं। अपनी तारीफ सुनकर मैं फूली नहीं समाती। अचानक कॉलेज से आते हुए मुझे पराग दिखा। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं खुद को संभालकर तेज कदमों से अपने घर की ओर जल्दी से भागी। मेरे चेहरे के उड़े रंग को देखकर भोजी घबरा गई। क्या हुआ साधो तुझे? मैं कुछ नहीं भोजी, बस थोड़ा थक गई हूँ, कहकर अपने कमरे में जाकर सुस्ताने लगी। कमरे में पड़े पड़े कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। साधो जाग जा, भोजी की आवाज से जागी। जलावन ले आ साधो, मुझे चौका बनाना है। तेरे दोनों भैया आकर मुझ पर बरस पड़ेंगे। भोजी की बात सुनकर ना चाहते हुए भी मुंह में पानी का छींटा मारकर बथान की तरफ चल पड़ी। कैसी हो साधो? पराग ने मुस्कुराकर पूछा। ठीक हूँ, कहकर मैं बथान की तरफ भागी। क्या हो गया साधो? पराग ने कसकर मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी गिरफ्त में लेकर कहा। छोड़ो, मुझे कोई देख लेगा तो मेरी बड़ी बदनामी हो जाएगी। मैंने डपटकर कहा। क्या तुम मुझसे नाराज हो? तेरे लिए मैं यहाँ आया हूँ और तू ही मुझसे नाराज है, पराग ने तड़पते हुए कहा। मुझे जलावन के लिए उपले लेने दे, भोजी मेरा इंतजार कर रही होगी। जा, आज तुझे बड़ी जल्दी है। मेरा हाथ छोड़ते हुए लगभग चीख पड़ा। मैं चुपचाप जलावन लेकर अपने घर की ओर भागी, उसके तरफ बिना देखे। घर आकर सामान्य रहने की पूरी कोशिश कर रही थी कि विष्णु भैया आकर मुझ पर बरस पड़े। आज के बाद जब तक मास्टर काका का लड़का गांव में रहेगा तो घर के बाहर पाँव नहीं रखेगी। मैं चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाई। मुझे अंदेशा हो गया था भैया ने मुझे पराग के साथ देख लिया होगा। चुपचाप मैं खाना खाकर अपने कमरे में चली गई। मैं खुश रहूं या उदास रहूं मुझे समझ नहीं आ रहा था। मेरा प्यार फिर मुझ पर हावी हो रहा था। मैं नहीं चाहते हुए फिर से पराग की तरफ खिंचाव महसूस करने लगी। भैया की पाबंदी के कारण पराग से मिलना संभव नहीं था। मैं उस दौर से फिर गुजरने लगी जब बसंत ऋतु की बयार, शरद ऋतु की गुदगुदाती धूप और फागुन की रंगों की बौछार सब पराग के प्यार के आगे हो गई थी बेकार। अगले दिन दोपहरिया में जब सब लोग अपने घर में आराम कर रहे थे, मेरे पांव चुपचाप पराग और मेरे मिलन स्थल की ओर चल पड़े। पराग को देखकर मैं खुशी से पागल हो गई। मेरा मन कह रहा था पराग जरूर मेरा इंतजार कर रहा होगा। मुझे देखते ही पराग उछल पड़ा, पर मुझे बाहों में भरकर रोने लगा। मेरे भी नैन उसके संग बरस पड़े। साधो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। पराग अधीर होकर कहने लगा। हाँ पराग, मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मुझे भी तुमसे दूर नहीं रहना। तुम्हारी यादों के साथ मैं पागली हो जाती हूँ। मैं भी सिसक सिसक कर अपने दिल का सारा हाल बयां कर दी। मेरे बगैर 2 महीने काट लो, अगली बार मैं आकर तुझसे शादी कर लूँगा। पराग मेरे गालों को चूमते हुए बोला। मैं मारे शर्म के लाल होकर उसे धक्का देकर वहाँ से भाग गई। मेरी आंखें आने वाले सुंदर भविष्य के सपने सजाने लगी। मेरी आंखें भावी सपनों का महल बनाकर कई ख्वाब बुनने लगी। एक दूजे के ख्यालों में हम गुम रहने लगे। मैं बिल्कुल खुश खुश रहने लगी। तभी बड़के भैया मेरा रिश्ता तय कर दिए। मेरे रिश्ते की बात सुनकर मैं घबरा गई। भैया बहुत खुश थे, सरकारी नौकरी करता था। मैं हड़बड़ाहट और डर के मारे भैया के सामने कुछ नहीं बोल पाई। मैं अपने कमरे में जाने को मुड़ी ही थी कि भौजाई ने रोककर कहा, साधो रुक जा, तेरे से कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे बड़े प्यार से अपने पास बिठाकर बोलने लगी, साधो हमारी इज्जत अब तोरे हाथ में है। जहाँ भी होंगे तुझे खुश देखकर बाबूजी बहुत खुश होंगे। मेरे झलक आए आंसू को देखते हुए भौजाई ने पहुंचकर कहा, ना साधो, अब तेरे दुख भरे दिन बीत गए। मैं बुत बनी उनकी बातों को सुनते जा रही थी। तभी विष्णु भैया और हमारी काकी मेरी बलाई लेने लगी। विष्णु भैया के जमीन पर पाँव नहीं पड़ रहे थे।
उस समय उनमें साक्षात बाबूजी मुझे दिख रहे थे। मैं सबको खुश देखकर ना रो पाई ना हंस पाई। किसी से पराग के बारे में बात करने की हिम्मत मुझ में उस वक्त नहीं थी। सबके बीच से उठकर मैं अपने कमरे में जाकर सीधे बिस्तर पर औंधे मुंह लेट गई। जिंदगी मेरी हॉस्पिटल की तरफ भागती एम्बुलेंस से लग रही थी। अगले पल मौत होगा या जीवन, इसी उलझन में उलझी थी। अपने मन को समझाकर मैंने आखिरी खत पराग को लिखने के लिए मैं कागज और कलम उठाकर कांपते हाथों से लिखना शुरू किया। पराग, मेरी शादी तय हो गई है। मेरी भौजाई और विष्णु भैया दोनों बहुत खुश हैं। मैं अपने परिवार की खुशी के लिए तुझसे शादी नहीं कर सकती पराग। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुमसे जुड़कर प्रेम की गहराइयों को समझ पाई हूँ। तुमसे दूर रहकर भी मैंने कभी खुद को तुमसे दूर नहीं समझा। तुम मेरी रूह में इस कदर बसे हो जहाँ से मैं तुम्हें निकाल नहीं सकती। तुम्हारे बिना मेरा जीवन निष्प्रयोजन सा हो जाएगा। तुमसे मिलकर मुझ अनाथ लड़की को बहुत कुछ मिला। इस बार जब तुम आई और मुझसे शादी की बात की, मेरा रोम रोम खिल उठा। मैं रंग बिरंगी रंगों का आंचल ओढ़कर तितली की तरह यहाँ वहाँ ठिलाने लगी। तुम्हारे जाने के बाद भी सतरंगी अरमानों की गुनगुनाती बयार तुम्हारी प्यार की खुशबू लिए ओढ़ने की तरह मुझसे लिपट जाती थी, जिसकी खुशबू मैंने आज तक अपने पास महसूस की है। मुझ बदनसीब के किस्मत में कुछ भी नहीं है। तुम्हारे कारण अपने परिवार वालों का दिल नहीं तोड़ सकती। अगले महीने मेरी शादी है, तुम्हारी सादो। सबसे पहले मैंने पत्र पोस्ट कर दी और साथ ही साथ भारी मन से अपनी शादी की तैयारी करने लगी। अभी शादी के 10 दिन बचे ही थे कि मेरे सामने पराग आकर खड़ा हो गया। साधो, मैं आज भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। एक बार शादी हो जाएगी तो सब मान जाएंगे। मुझे झकझोरते हुए पराग ने नींद से मुझे जगाया। नहीं पराग, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे चारों भाई की बहुत बदनामी होगी। मैंने सिसकते हुए कहा, मैं मर जाऊंगा साधो तुम्हारे बिना। मैं नहीं जी सकता। मुझे छोड़कर मत जाओ साधो। मेरे कदमों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। पराग के सीने से लगकर मैं भी रोने लगी। टुकड़ों में मैं भी बट जाऊंगी तुम्हारे बिना। हम कल ही शादी कर लेंगे। एक बार शादी हो जाएगी, मेरे और तुम्हारे दोनों घर वाले मान जाएंगे। पराग व्याकुल होकर मेरी तरफ देखने लगा। पराग, मैं बिन माँ बाप की बच्ची हूँ। कुछ भी गलत तो नहीं करोगे मेरे साथ। मैं भी अपने भविष्य को आशंकाओं से घिरी हुई थी। साधो, मैं अपने आप से ज्यादा तुम्हारी हिफाजत करूंगा। मेरा विश्वास करो। पराग ने मुझे भरोसा दिलाते हुए कहा। ठीक है पराग, हम परसों ही शादी कर लेंगे। कहकर मैं वहां से अपने घर चली आई। मन में कई प्रश्न तो थे, सब पराग के प्यार के आगे बेईमानी से लगने लगे। दूसरे दिन सुबह उठकर भौजाई से मांगकर अपनी शादी वाली साड़ी की ब्लाउज सिलने लगी। शाम तक ब्लाउज और सारी चूड़ियां भी भौजाई के कमरे से चुपके से अपने पास ले आई। मेरे शादी के पहले वो रात मैंने भविष्य में चिराग के साथ रहने के सपने को देखते हुए बिताया। काश मैं उस दिन अपने आप को रोक लेती तो शायद मेरा जीवन कुछ और ही होता। मैं उजाला होने का इंतजार करने लगी। आंखों में नींद कोसों दूर थी। मेरे अंदर बहुत सवाल चल रहा था। शायद मैं बहुत स्वार्थी हो गई थी। मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी। पराग पराग और पराग मेरे मन में चल रहा था। मेरे भोले मन में पराग का जादू चल गया था। खुद से ही मैं शर्माती, खुद पर ही इठलाती। मेरे नैना प्रियतम से मधुर मिलन के ख्वाब सजाती। खुद से ही बातें करती, खुद में ही उलझती और सुलझती। दुनिया की परवाह छोड़कर खुद के बारे में मैं हूँ सोचती। सुबह तड़के जगकर मैं अपने कामों में व्यस्त हो गई। शादी की तैयारियों के बीच किसी ने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। अपनी दहलीज लांघते मैं एक बार घबराई। काश मैं उस दिन रुक गई होती। मैं जल्दी से सारा सामान लेकर निकल गई अपने मिलन स्थल। पराग पहले से मेरा इंतजार कर रहा था। हम जल्दी से शहर की तरफ जाती हुई सड़क की ओर भागे। सड़क पर पराग का दोस्त राजू भैया भी हमारा इंतजार कर रहे थे। हम अपने गांव से 10 किलोमीटर पर छोटे से बाजार के लिए बस में चढ़ गए। हम एक मंदिर में पहुंचे। राजू भैया ने एक कमरे में मुझे तैयार होने को भेज दिया। मैं जल्दी से तैयार होकर आ गई। ना खुद को देख पाई। मुझे भी जल्दी थी पराग से शादी करने की। हमारी शादी पूरी हिंदू रिवाज से हमारी शादी संपन्न हो गई। मुझे तो सारी दुनिया की दौलत मिल गई थी। हम वहां से वापस अपने गांव की ओर आ गए। हम जैसे ही पराग के घर यानी अपने ससुराल पहुंची, मास्टरनी काकी यानी मेरी सास ने मुझे देखते ही गालियों की बौछार शुरू कर दिया। धीरे धीरे बात गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। पूरा गांव उमड़ पड़ा मुझे और पराग को देखने। जितनी मुंह उतनी बातें हो रही थी। सासू माँ हमें घर के अंदर आने की अनुमति नहीं दे रही थी।
भीड़ को चीरते हुए मेरे भैया और भोजी आ गए। भैया मुझे देखकर पछाड़ खाकर गिर गए। तू मर क्यों नहीं गई साधो? अच्छा हुआ भगवान ने मुझे बेटी नहीं दी। एक तमाचा मेरे गाल पर मारकर भोजी दहाड़ मारकर वहीं बैठकर रोने लगी। तुम सबकी जात यही है, मेरे सीधे साधे लड़के को फंसा लिया तुम सबने मिलकर। मेरी सासू माँ ने धक्का देकर भोजी से कहा, जा इस मनुष्य को अपने घर ले जा, हम नहीं मानते ये शादी। ये मेरी जिठानी की आवाज़ थी। भैया भोजी चुपचाप गर्दन झुकाकर वहाँ से चले गए। मैं तमाशबीन बने वहाँ खड़े सबकी सुनती और देखती रही। मैं तो परा के प्यार के गुमान में पागल बनी थी। भैया भोजी का जाना मुझे बुरा नहीं लगा। कुछ घंटे तक तमाशा चलता रहा। फिर गांव वालों के दखल अंदाजी के बाद मुझे मेरे ससुराल में प्रवेश मिला। ससुराल में सब मुझे खाने वाले नज़रों से घूर रहे थे। मैं सारा अपमान का घूंट पीकर चुपचाप पराग के कमरे में पराग के साथ चली गई। पराग थोड़ी देर बाद मेरे लिए खाने के लिए ले आया और बोला, तुम यहीं आराम करो। मैं थोड़ी देर बाद बाहर चीखने चिल्लाने की आवाज़ से चौंक गई। मैं दौड़कर बाहर आ गई। मुझे देखकर सब चुपचाप अपने कामों में लग गए। रात्रि में पराग का सानिध्य पाकर मैं अपने सारे गम भूल गई, कुछ सकुचाती और शर्माती। अपना सर्वास पराग को सौंपकर अपनी किस्मत पर नाज करने लगी। सबको अपने प्यार से जीत लेने का सोचकर मैं सुकून से सो गई। शादी के दूसरे ही दिन पराग को इस तरह तैयार होकर जाता देख मैं घबरा गई। पराग तुम कहाँ जा रहे हो? मैं डरते हुए पराग से पूछी। वापस कोली जा रहा हूँ साधो, शादी के लिए तुम्हारा खत मिलते ही आ गया था। मेरा जाना बहुत जरूरी है साधो, पराग ने समझाते हुए कहा। मैं तेरे घर में कैसे रहूंगी पराग? सब मुझसे नफरत करते हैं। तुम्हारे बिना मैं नहीं रह पाऊंगी, मुझे भी अपने साथ ले चलो। मैं सिसक कर उसे साथ ले जाने के लिए आग्रह करने लगी। सामने से आती मेरी सासू माँ ने कहा, जाने दो साधो, हम है ना यहाँ तेरा ख्याल रखने के लिए बेटा। मैं सासू माँ का प्यार देखकर दंग रह गई। रातों रात उनमें परिवर्तन देखकर मैं झट से उनके पांव छूकर एक तरफ खड़ी हो गई। सब यहीं रहेंगे, अब तो यही तुम्हारा असली घर है। तुम दोनों पहले बता देते तो हम बड़ी धूमधाम से तुम्हारी शादी करवा देते। चाशनी घुलती मधुर वाणी मेरे कानों में जा तो रही थी, पर मेरे कान यकीन बिल्कुल नहीं कर पा रहे थे। इतना सुनते ही पराग उछल पड़ा और बोला, अब तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। अब मैं भी आराम से पढ़ाई कर सकता हूँ, नहीं तो मेरा ध्यान यहीं उलझा रहता साधों में। सासू माँ अपनी शातिर मुस्कान बिखेरती हुई हमारे कमरे से बाहर चली गई। पराग मेरे सिर को चूमकर अपना ख्याल रखना साधो कहकर सामान उठाकर बाहर जाने को हुआ। मैं सुबह उठी। पराग ने मुझे गले लगाकर समझाया, कुछ दिन की बात है साधो, फिर हम हमेशा साथ रहेंगे। फिर अब तो हमेशा तुम्हें खत लिखा करूँगा। पराग को ना चाहते हुए भी मैंने हंसकर विदा किया। पराग के जाते ही 2 दिन तक सब सामान्य रहा। तीसरे दिन खाना खाकर मैं जैसे ही थोड़ी देर के लिए सुस्ताने अपने कमरे में जा रही थी कि सासू माँ बोली, आजा साधो, थोड़ी देर मेरे पास बैठ जा। मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने पास बैठा लिया। साधो बहू, जो तेरे नाम पर जमीन का टुकड़ा है उसके कागजात मुझे दे दे बेटा। पराग की पढ़ाई पर बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं। साथ ही साथ तू तो जानती है चिराग भैया भी कुछ नहीं करते हैं, उसके लिए भी एक धंधा जमाना है। बेटा, तेरे लिए कुछ जेवरात भी बनवानी है। तुम्हारे ससुर जी रिटायर नहीं किए होते तो मैं तुझसे कुछ नहीं कहती। सारा गांव जानता है साधो, तेरे बापू ने तेरे नाम पर कुछ पैसे भी छोड़े हैं। वो पैसे मुझे दे देगी तो हमारी कुछ मदद हो जाती। ऐसा कर बेटा, तो अपने भाइयों से कुछ पैसे और जमीन के कागजात लेकर आजा बेटा। अपने गोल गोल लच्छेदार बातों में यूं घुमाया मुझे। मैं आगे पीछे सोचने की क्षमता खत्म हो गई। मैं बोली, कोई बात नहीं माई जी, जब हम जाएंगे पीहर तो पैसे और कागजात लेकर आ जाएंगे। मैं भी सपाट लहजे में बोल गई, नहीं बेटा, तू कल ही लेकर आ जा। देख, ज़्यादा तो मैं नहीं मांग रही, पर इतना तो तेरे भाई दे ही सकते हैं। तू सांझ होते ही चली जाना और 1-2 दिन रहकर सब लेकर आ जाना। उन्होंने अपनी बातों से एहसास करवा दिया कि हर हाल में मुझे लेकर आना ही पड़ेगा। मैं गो की तरह गर्दन हिलाकर उनकी हाँ में हाँ मिला दी और अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी। अंधेरा होते ही मुझे वापस मायके भेज दिया। जैसे ही मैं अपने मायके के दरवाजे पर पहुंची, भोजी ने अंदर घुसने से साफ मना कर दिया। विष्णु भैया और काकी जी के कारण उन्होंने अंदर आने तो दिया, ना पानी और ना खाने का पूछा। काकी जी खाने का कुछ लेकर आई और प्यार से सिर पर हाथ रखकर बोला, क्या हुआ साधो, तू इस तरह से क्यों आई है बेटा? मैं भी सिसक सिसक कर सारी बात बता दी। बेटा, तेरे भोलेपन का फायदा उस चिराग ने खूब उठाया है।
तुझे बहला फुसलाकर तेरे साथ खिलवाड़ किया है। काकी गुस्से में लाल पीली होकर चिल्लाने लगी। काकी, पराग के बारे में मैं कुछ नहीं सुन सकती, पति है मेरा। मैं भी काकी को झिड़कते हुए कहा, तूने अपनी मासूमियत में अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली बेटा। अब तेरे ससुराल वाले तुझे कभी नहीं अपनाएंगे। काकी रूहंसी होकर बोली। काकी, शुभ शुभ बोलो, क्या अनाप शनाप बोले जा रही हो। मैं भी काकी को डपट दिया। रात तो आंखों में मेरी कट गई। सुबह मैं भैया से कागजात मांगने गई। भैया, और मेरे पैसे भी मुझे दे दो, मेरे ससुराल वालों को इसकी ज़रूरत है। मैं भी भैया के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। हाँ ठीक है, तेरी चीज़ है, तुझे दे देंगे, पर तुम वहाँ रच बस जाओ, उसके बाद हम दे देंगे। भैया ने बात टाल दी। मैं शाम में बथान से आ रही थी कि मुझे सासू माँ दिखी। मैं झट से सिर पर पल्लू रखकर उनके पाँव छूने आगे बढ़ी कि उन्होंने मुझे अनदेखा कर दिया और तेज कदमों से भागने लगी। मुझे काकी की बात सच नजर आने लगी। दूसरे ही दिन काकी जी, विष्णु भैया और बड़के भैया ससुराल छोड़ने के लिए गए। दरवाजा पटककर हम पागल हो गए, पर अंदर से कोई दरवाजा नहीं खुला। मैं माए जी, दरवाजा खोलो चिल्लाते रह गई, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। शायद यहीं से मेरे दुखों की शुरुआत हो चुकी थी। थक हार कर हम वापस अपने घर आ गए। मैं अपने कमरे में जाकर रोने लगी। पराग को तुरंत खत लिख डाली। पराग के खत का इंतजार करने लगी। महीना बीत गया, पर पराग का कोई खत नहीं आया। सोचते विचारते और भोजी के तानों के बीच मेरी जिंदगी गुजरने लगी। मैं एक और खत पराग को लिखी, पर उसका भी कोई जवाब नहीं आया। बड़के भैया ने पंचायत बिठाया। मेरे ससुराल वालों ने कह दिया मैं अपनी मर्जी से भागकर चली गई, इसलिए अब मुझे ससुराल वाले नहीं अपनाएंगे। बड़के भैया नीर उतर और विवश कुछ नहीं कर पाए। मैं अपनी गलतियों की सजा पाने के लिए खुद को तैयार कर ली थी। मैं भी अपना मुख मोड़कर फिर से अपनी सिलाई मशीन से दोस्ती कर ली। पराग के प्यार में मेरे लिए एक छल था जो मेरी खूबसूरती से खेलने के लिए किया गया था। पूरे 2 महीने के बाद मुझे पराग का खत मिला। प्रिय साधो, तुम मेरे घर से क्यों चली गई? भैया ने पंचायत में जाकर सही नहीं किया। मैंने तुमसे कहा था कुछ दिन हमें लड़ना होगा, तुमको वहीं रहना था। मैं आकर सब ठीक कर दूंगा, तुम फिक्र मत करो। मैं जब तक जॉब नहीं कर लेता तुझे अपने साथ नहीं रख सकता। तुम्हारा पराग। मैं फिर से पराग की बातों में आ गई और उसके आने का इंतजार करने लगी। मैं इन सब के बीच ये भूल गई, पराग ने एक बार भी मुझे कुछ नहीं बोला। फिर से मैं प्यार की ऊंचाइयों को छूने लगी। मेरे ससुराल वाले मुझे अब भी अनदेखा कर ही देते। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती, पर उनके मन का मैल नहीं धुल पाई। अचानक मेरे ससुराल में दुर्घटना घट गई। मेरे चिराग भैया का देहांत हो गया। हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। मैं जाने को हुई, पर भोजी ने रोक लिया। तुम मत जा साधो, सब तुझे ही कोसेंगे, बोलकर भोजी मेरे गले लगकर रोने लगी। भोजी दौड़कर गई। मेरे ससुराल वाले उन्हें देखते ही विफर पड़े। लेती अपनी मनूस ननंद को, मेरे बेटे को खा गई, वही आकर इसको जिंदा करेगी। भोजी उनका दुख समझती थी, पर इसमें मेरी क्या गलती थी। भोजी वहां से रोती हुई चली आई। मुझे चुपचाप अपने घर में रहने को कहा। पराग उनके दाह संस्कार के बाद आया। भोजी ने मुझे वहां जाने से मना किया था, पर मैं खुद को रोक ना सकी। सासू माँ मुझे देखते ही मारने को आतुर हो गई और जेठानी ने तो 2-3 थप्पड़ मुझे जड़ ही दिया। तभी पराग ने चिल्लाते हुए कहा, जा साधो, यहाँ से चली जा। मैं एक पल को रुकी और पराग को देखती रह गई और चुपचाप वहां से चली आई। चिराग भैया की 13वीं हो जाने के बाद पराग ने मुझे टिंकू के हाथों संदेश भिजवाया, शाम को बथान पर चली आना, किसी को कुछ मत बताना। मैं भी अपने सवालों का जवाब मांगने पराग के पास पहुंच गई। मेरी जिंदगी खराब कर दी तुमने। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने मेरे साथ शादी का खेल खेला। मैं पराग के सामने जाकर विफर पड़ी। तुम पगलाओ मत, मेरे घर में इतना बड़ा हादसा हो गया, तुझे अपनी ही पड़ी। पराग गुस्से में आग उगलने लगा। तो क्या इसकी जिम्मेदार मैं हूँ? तुम्हारे घर वालों ने साजिश के तहत मुझे घर से बाहर कर दिया। तुम बस चुपचाप सब देखते रहे। मैंने भी घायल शेरनी की तरह दहाड़ मारी। तुम पहले बैठो, इस मुसीबत की घड़ी में हम दोनों को साथ रहना होगा। कि इसकी क्या गलती है, इन सब बातों का समय नहीं है। हम एक दूसरे को दोष देकर क्या पाएंगे? पराग ने बाहों में मुझे लेने के लिए आगे बढ़ते हुए कहा, मुझे घिन आने लगी है अपने आप से। मेरे पास आने की अब गलती मत करना। साधो कोई भोग की वस्तु नहीं है पराग। और उसे एक और धकेल दिया। तुम स्वार्थ में इतनी अंधी हो गई हो, क्या बुरा क्या भला तुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। पराग ने खुद को संभाल लिया। मैं तो वही साधो हूँ, पर तुम प्यार के ऊंचे ऊंचे टीले पर चढ़कर जान न्यौछावर कर देने का दम रखने वाले पराग नहीं हो।
मैं भूली थी, आज भी तुमसे प्यार करती हूँ, कहाँ बदली। पर कौन सा पति अपनी पत्नी को वीराने में प्यार करता है, दुनिया से छुपकर अपनी पत्नी को रुसवा करने की साजिश करता है। मैंने भी अपने तर्क से पराग को निरुत्तर करते हुए कहा, साधो तुम मेरा इंतजार करना, मैं सब ठीक कर दूंगा। पराग ने विनती करते हुए कहा, मैं अभी अपने घर की जिम्मेदारी के बोझ तले दबे होने के कारण तेरे लिए नहीं लड़ सकता। पराग ने अपनी बेबसी का रोना रोकर साधो को समझाने की पूरी कोशिश की। ठीक है पराग, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, कहकर वहां से चली आई। पराग वापस अपने कॉलेज चला गया। महीने बीत गए, पराग का कोई खत नहीं आया और ना ही मैंने उसे कोई खत लिखा। दिन बीतने लगे, मैं सिलाई और कढ़ाई से अपने खर्चे उठाने लगी। कभी सासू माँ मिल जाती, मुझे भला बुरा कहने लगती, मुझे मनहूस, अपशुगनी और न जाने किन संज्ञा से मुझे संबोधित करती। मैं भी क्या करती, उनसे बहुत सहानुभूति थी मुझे। कभी कभी भोजी और उनमें झगड़ा हो ही जाता था, सब भोजी को ही चुप करवा देते। मैं बावली मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र डालकर बिना साजन पूरे गांव में सुहागन बनी फिरती थी। इधर मैंने 12वीं पास कर लिया। साल भर होने को आया, ना पराग आया और ना ही उसका खत। अब तो गांव में भी सब लड़के मुझे छेड़ते रहते। कल तक जिसे मैं भाई भतीजा कहती फिरती थी, वही मुझ पर छींटा कसी करते नहीं थकते। कोई कहता, साधो एक दिन के लिए हमारे घर चल, एक दिन खातिर हमारी दुल्हन बन जा, रानी बनाकर रखूंगा। सब ठाका लगाकर मुझ पर हंसना शुरू कर देते। मैं कुछ दिन छिपती फिरती, पर एक दिन सोच लिया खुद को मिटा दूं। सबकी वासना से भरी नजरों का सामना करते करते मैं थक गई थी। विष्णु भैया ने कहा, साधो तेरे हाथ में जादू है, सिलाई मशीन से अपनी तकदीर खुद लिख। उस दिन से आज के दिन तक मैंने सिलाई मशीन का साथ कभी नहीं छोड़ा। मैं गांव के सारे लोगों के कपड़े सिलने लगी। ऐसा नहीं था कि और लोग नहीं सिलते थे, पर मैं बड़ी ही बारीकी से सिलाई के साथ तरह तरह के डिजाइन के ब्लाउज और सूट सिलती थी। धीरे धीरे 2 साल बीत गए, पराग ना आया और ना ही उसका खत। उड़ते उड़ते एक खबर मेरे कानों में पड़ी, पराग अपने शहर वाले घर में छुट्टियों में आता है और उसका पूरा परिवार भी वहीं जाकर उसके साथ रहता है। मैं भी खुद को मजबूत पाषाण बना चुकी थी। अब पराग का होना ना होना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता था। भोजी और काकी मेरी दूसरी शादी पर जोर देने लगे। मैं किसी से कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपने काम में लगी रहती। मुझे जीवन से क्या चाहिए था मुझे नहीं पता था। दिल मेरा पराग को अब भी चाहता था, उसके लौटकर मेरे पास आने की उम्मीद अब भी थी। दिल ने मेरे विश्वास की एक और लौ जला रखी थी। मैं जानती थी मेरी इस तपस्या का कोई भी फल पराग मुझे नहीं देने वाला था। रोज अपनी मांग पराग के नाम का सिंदूर लगाकर भरती। लोग मुझे पागल और पराग के प्यार में डूबी जोगन कहने लगे थे। मैं ये सवाल किससे पूछती, किससे कहती अपने दिल का हाल। इस हाल के लिए मैं ही जिम्मेदार भी थी। एक दिन मैं बथान से आ रही थी, तभी मेरी सासू माँ मेरा रास्ता रोककर खड़ी हो गई। मैं बचकर निकलने की कोशिश करने लगी। उन्होंने झट से मेरा हाथ पकड़कर मेरे मांग का सिंदूर पोंछ दिया और मुझे थप्पड़ मारकर कहने लगी, क्यों मेरे बेटे को बदनाम कर रही है? पराग तेरे संग कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, उसकी शादी तय कर दी है। एक खानदानी घराने की सुशील और संस्कारी लड़की है, नाम शिखा है। ये कहो ना माँ जी, बड़ी मोटी रकम मिली है पराग के बदले, जो कि मैं नहीं दे सकती थी। इतना बोलकर अपने हाथों को उनकी पकड़ से छुटवा कर चली आई। घर पहुंचते ही मैं काकी को पकड़कर रोने लगी। तभी बड़के भैया आ गए। क्या हुआ साधो? उनकी कड़कती आवाज़ सुनकर मैं डर गई। आंसू को पोंछकर, कुछ नहीं भैया। मैं बात को संभालने की कोशिश करने लगी। साधो चल, कल हम कोर्ट में पराग के खिलाफ मुकदमा करेंगे। तुम्हारे रहते पराग दूसरी शादी कैसे कर सकता है? पराग और उसके घर वालों को हम मनमानी नहीं करने दे सकते। भैया ने जोर देकर मुझे समझाने की कोशिश करने लगे। भैया, अगर आप मुझे जिंदा देखना चाहते हैं तो मुकदमा और कचहरी जाने की बात दिल से निकाल दीजिए। पराग से मुझे बहुत प्यार है, जिस प्यार और भरोसे के बदौलत मैं आप सबके खिलाफ जाकर उसका हाथ थामा था, वो प्यार तो मर गया और साथ ही साथ मर गया मेरा और पराग का रिश्ता। किस दम के सहारे मैं प्यार की ऊंचाइयों को छूना चाहूंगी। अगर हम मुकदमा जीत गए तो जिंदगी भर मैं उस इंसान के साथ नहीं रह पाऊंगी और ना ही उसकी कभी इज्जत कर पाऊंगी। मेरी बदकिस्मती मानकर भैया पराग का किस्सा भूल जाइए। मैं भी अपने भैया के कदमों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी। भैया ने मुझे अपने सीने से लगाकर बोले, तुझे भी शादी करनी होगी, आज मुझसे वादा कर। मैंने हाँ में सिर हिलाकर अपनी सहमति जता दी। अकेले में अपने कमरे में जाकर
अपने दिल का गुबार पराग पर निकालने का ठान ली। 2-3 महीने बाद पराग गांव आया। उसकी शादी की तैयारियां चल रही थी। मैंने भी टिंकू के हाथों संदेशा भिजवा दिया और भोजी को बता दी, भोजी मैं पराग से मिलने जा रही हूँ। मैं बथान पर पहुंची। 1 घंटे के इंतजार के बाद पराग आया। मुझे यहाँ क्यों बुलाया साधो? माँ ने तुझे बता दिया, मैं शादी करने जा रहा हूँ। पराग ने बड़ी बेफिक्री से अपनी बात कह दी। अच्छा, तो तुम शादी करने जा रहे हो? यह तो तुम्हारी दूसरी शादी है, उसे कब छोड़ोगे? मैंने भी तंज कसते हुए पराग से कहा। देखो साधो, सच कहूँ तो मुझे तेरी खूबसूरती से बेहद प्यार है। तुझसे खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। तुझे पाने की लालसा ने मुझे तुझसे शादी करने को मजबूर कर दिया। मैं जीवन भर तुम्हारे साथ रह भी जाता, पर मेरे घर में हादसे ने मुझे तुझे छोड़ने के लिए विवश कर दिया। पराग बड़ी ही बेशर्मी से सारी बात कह गया। छी छी पराग, ये तुम्हारा असली चेहरा। अच्छा हुआ कि तुमने मुझे अपना घिनौना चेहरा आज दिखा दिया। एक झन्नाटेदार तमाचा जड़कर जाने लगी। पराग ने मुझ पर हाथ उठाया। मैंने हाथ पकड़कर कहा, ये भूल मत करना पराग, वरना शादी के मंडप की जगह जेल की हवा खाते नजर आओगी। इतना कहकर पराग को उसकी असली जगह दिखाकर शेरनी की तरह गुर्राती वहां से चली आई। मेरे दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर चुका था। अब जिंदगी मुझे बहुत हसीन नजर आने लगी थी। पराग को सबक सिखाने के बाद जिंदगी थोड़ी खूबसूरत लगने लगी थी। अब भी लोगों का मेरी तरफ देखने का नजरिया नहीं बदला था। गांव के मनचले लड़के आते जाते मुझ पर छींटा कसी कर ही जाते। मैं जिस किसी से बात करती, लोग मेरा नाम उसी के साथ जोड़ देते। इन सब चीज़ों से परेशान मैंने घर से निकलना बंद कर दिया। बड़के भैया मुझ पर दूजा विवाह करने का दबाव बनाने लगे। अब उनको मैं कैसे समझाती कि मुझे विवाह के नाम से नफरत हो गई थी। समाज में मुझे कौन अपनाएगा, ये सोचकर मैं डर जाती थी। मेरी खूबसूरती से मोहित होकर कोई शादी कर भी ले, मन भर जाने के बाद फिर मुझे छोड़ जाएगा। इन्हीं सवालों के झंझावत से मैं जूझती रहती थी। एक दिन बड़के भैया ने आकर कह दिया, शाम को साधो को तैयार रखना, लड़के वाले आ रहे हैं देखने साधो को। मैं दरवाजे की ओर से सब सुन ली थी। मेरे नैन बरस पड़े, पर इस बार भैया और भोजी की खातिर खुद को तैयार कर चुपचाप कमरे में जाकर पराग की दी हुई निशानियों को संदूक में रखने लगी। आप सोचेंगे अब भी पराग मेरा पहला प्यार था, अब प्रेम का अधिकार नहीं था, प्रेम वाला उल्हाना नहीं था, पर पराग से प्रेम था। ये विचित्र जुड़ाव था मेरा पराग से, जो मैं उस वक्त भी जुड़ी थी। भोजी ने साधो साधो कहकर पुकारा। मैं झट संदूक में सारा सामान रखकर दौड़कर भोजी के पास गई। चल साधो, ये मेरी गुलाबी साड़ी पहन ले और थोड़ी लाली लिपस्टिक भी कर लेना, मेरी नंदो रानी। भोजी मुस्कुराते हुए चली गई। मैं इस बार अपने घर वालों का उम्मीद का दिया बुझने नहीं देना चाहती थी। मैं अच्छे से तैयार होने चली गई। तय समय पर लड़के वाले आए और मुझे देखते ही लड़के के पिता ने मेरा हाथ अपने बेटे जितेंद्र के लिए मांग लिया और हमारा रोका का रस्म भी करने की तैयारी करने को कहने लगे। बड़के भैया आनन फानन में सारी तैयारी कर मेरी रोके की रस्म पूरी कर दी गई। 10 दिन बाद मेरी शादी पक्की कर दी गई। मैं बस मुहूर्त की तरह सबके साथ खुशियों में शामिल हुए जा रही थी। मेरी शादी के लिए भोजी ने गले लगाकर कहा, नंदो रानी अब रोना नहीं, अब जीवन की नई शुरुआत करो और अपने किए को पीछे छोड़कर अपने आने वाले जीवन के मंगल गीत गाओ। मैं मन ही मन में सोचकर भोजी के गले लगकर जी भरकर रो ली। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी जितेंद्र के बारे में ज़्यादा जानने की। मैं बस अपने परिवार के लिए शादी कर रही थी। 10 दिन शादी की तैयारियों में निकल गए। भाग्य का खेल देखिए। फिर उसी मंदिर में खड़ी थी जहाँ मैं पहले भी पढ़ने बंधन में बन चुकी थी। मेरे जितेंद्र जी के साथ फेरे हो गए। विष्णु भैया ने मुझे रोते हुए विदा किया। भोजी ने कहा, साधो अपना काला अतीत भूलकर अपने आने वाले सुनहरे भविष्य का स्वागत करो। बड़के भैया ने मेरी सिलाई मशीन देते हुए कहा, तेरे भाई इससे ज़्यादा तुझे कुछ नहीं दे सकता। भैया इससे बड़ी सौगात क्या होगी, इसमें आप सबका प्यार छुपा हुआ है। मैं रोते रोते भैया के पाँव में गिर पड़ी। पगली, तेरी गलती की सज़ा तो भुगत चुकी है और अब खुद को सज़ा ना दे। तेरा भाई तुझे माफ़ कर चुका है। बस तू अपने घर में अच्छे से रच बस जाएगी तो मैं खुद को गौरवान्वित महसूस करूंगा और माँ के सामने सिर उठाकर कह पाऊंगा कि तेरी साधो बहुत खुश है। भैया ने भराए गले से मुझे डोली में बिठाकर विदा कर दिया। ससुराल पहुंचकर मेरा जोर शोर से स्वागत किया गया। मेरी सास में पहली बार अपनी माँ को देखा। भरोसा इतनी जल्दी कर पाना मेरे लिए मुश्किल था। सबकी मुझे इतना बड़ा मिला था।
अब मुझे फूलों से सजे कमरे में ले जाकर बैठा दिया गया। ये सुहाग सहज मुझे डराने के लिए काफ़ी था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आने वाले तूफान के लिए मैं तैयार नहीं थी। तभी जितेंद्र जी कमरे में दाखिल हुए। मैं झट से पलंग से उठ खड़ी हुई। साधना, आप बैठ जाओ, आप बहुत थक गई होगी। शादी की रस्मों और भागदौड़ में आप शायद मेरे बारे में कुछ नहीं जान पाई होगी। जितेंद्र जी ने बड़ी ही संजीदगी से कहा। हाँ, मैं वो न जाने क्यों मेरी घिघियाने लगी। कोई बात नहीं, मैं ही आपको बता देता हूँ। मेरी पहली पत्नी पुष्पा मेरे बच्चे को जन्म देते चल बसी। ना पुष्पा बची, ना मेरी होने वाली संतान। साथ ही साथ मेरे अंदर भी प्यार और मोहब्बत जैसे जज्बात को मार गई। अपने परिवार के दबाव में आकर मुझे आपसे शादी करनी पड़ी। अपनी लाचारी और मजबूरी बताते हुए कहा। जितेंद्र जी, आप बहुत ही अच्छी इंसान है। मैं इतना बोलकर रो पड़ी। मुझे आपकी पिछली जिंदगी के बारे में सब पता है। आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आपकी खुशी का ख्याल रखना आज से मेरा पहला कर्तव्य होगा। जितेंद्र जी ने मुझे भरोसा दिलाते हुए कहा। जितेंद्र जी जैसे इंसान को पाकर अपनी किस्मत पर इतराने का जी कर रहा था। मेरा अतीत मुझे ऐसे करने से रोक रहा था। 3-4 दिन ससुराल में गुजारने के बाद मैं जितेंद्र जी के साथ पुणे चली आई। पुणे मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैंने आज तक पटना नहीं देखा था। अरे, बिहार की राजधानी और अचानक इतने बड़े शहर में मेरा आ जाना। यहाँ की गगनचुंबी इमारतों को देखकर मेरा सिर चकराने लगता तो कभी बड़ी बड़ी मोटर गाड़ियों की आवाज़ से मैं डर जाती थी। मेरी इस घबराहट को जितेंद्र जी समझ चुके थे। उन्होंने मुझे अपने पास बिठाकर बड़े ही प्यार से समझाया। साधना, माना कि आप गांव से आई हो तो क्या हुआ, मैं भी तो पहली बार गांव से ही आया था। अपने आप को धीरे धीरे तुम भी ढाल ही लोगी। अपने आप को छोटा और कमज़ोर समझने की ज़रूरत नहीं है। बड़े ही प्यार से जितेंद्र जी ने मुझे समझाया। मैं जितेंद्र जी के ऑफिस जाते ही घर के काम को निपटाकर कुछ किताबें पढ़ने लग जाती। ऑफिस से जितेंद्र जी का न जाने कितनी बार फ़ोन आ जाता था। जितेंद्र जी का मेरे प्रति इतना लगाव देखकर मेरा मन खुशी से झूम उठता। शाम को ऑफिस से आकर थोड़ी देर ही सही मेरे साथ वक्त जरूर बिताते थे। मैं जितेंद्र जी से खूब बातें करना तो चाहती थी। उनकी संजीदगी देखकर मैं डर जाती थी। मैं अपनी बेवकूफ़ी से जितेंद्र जी को खोना नहीं चाहती थी। इतवार को मुझे कपड़े सिलते देखकर बड़े ही आश्चर्य से कहा। साधना, आप सिलाई जानती है? जितेंद्र जी मुझे ऐसे घूर रहे थे कि मैं डर गई। हाँ जी, मुझे बहुत ही अच्छी सिलाई आती है। गांव भर के कपड़े मैं सिलती थी। मैंने भी डरते डरते जितेंद्र जी को बता दिया। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आप खाना बनाने के साथ ये भी काम कर लेती है। जितेंद्र जी ने मुस्कुराते हुए कहा। 3 महीनों में पहली बार जितेंद्र जी को मुस्कुराते हुए देखा था। आप सिलाई का एडवांस कोर्स करोगी? उन्होंने मुझसे पूछा। मैं यहाँ कैसे कर पाऊंगी? मैंने घबराते हुए कहा। आप सब कुछ कर सकती है, मैं आपको करवाऊंगा। मुझे आप पर पूरा भरोसा है साधना। जितेंद्र जी ने बड़े ही सीधे शब्दों में अपनी बात कह दी। 3-4 दिन बाद मेरा दाखिला करवा दिया और 2 दिन इंस्टीट्यूट छोड़ने और लेने भी आए। उसके बाद मैं खुद ही जाने लगी। धीरे धीरे पुणे भी गांव जैसा ही अपना लगने लगा। जितेंद्र जी भी अब अपने से लगते थे, पर उनके दिल पर अब भी पुष्पा दीदी की ही हुकूमत चलती थी। किस्मत मेरी ही सारी परीक्षा लेगा, मुझे नहीं पता था। अब मैं ज़्यादा सजने संवरने लगी थी, अच्छे अच्छे पकवान बनाती थी। जितेंद्र जी के दिल में अपनी जगह बनाने की मेरी हर कोशिश नाकाम ही रहती। मुझे जितेंद्र जी से प्यार हो गया था और बिल्कुल अलग एहसास था। कोई मेरी खूबसूरती को पाने के लिए मेरी जिंदगी से खेल गया और किसी को मेरी खूबसूरती से कोई लेना देना नहीं था। मेरा कोर्स भी साल भर की ही थी। कोर्स भी पूरा होने में 6 महीने बचे थे। अब मैं जितेंद्र जी कुछ बदले बदले नजर आ रहे थे। बदले बदले जितेंद्र जी मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। मेरे दिल में कुछ चुभ जाता था। तभी हमारी सोसाइटी में मीना रहने को आई। मीना जितेंद्र जी के साथ ही काम करती थी। मीना बहुत ही मॉडर्न और खुले विचारों वाली थी। जितेंद्र जी के साथ मीना की खूब बनती थी। मेरे घर में अक्सर आया जाया करती थी। मुझे हमेशा कहती, साधना आप बहुत खूबसूरत हो। मैं भी हंसकर कह देती, आप कुछ और बताओ मेरे बारे में। बचपन से सबसे सुनती आई हूँ, साधु तू बहुत खूबसूरत हो। मेरी बातें सुनकर जितेंद्र जी बस फीकी मुस्कान ही दे पाते और उस मीना के साथ गप्पे लगाने में मशगूल रहते। ये सब मुझे बहुत खलने लगा था और मीना का बार बार घर में आना मुझे चुभने लगा था।
माँ जी का फोन आया, बेटा तीज का व्रत आ रहा है, तुम निर्जला और निराहार पूरे दिन रात रह लोगी ना? हाँ माँ जी, मैं आराम से रह लूँगी, आप चिंता ना करें। माँ जी ने सदा सुहागन रहो बेटा कहकर फ़ोन रख दिया। मैं फ़ोन रखकर सोच में पड़ गई, जितेंद्र जी से नए कपड़े कैसे मांगूं। साधना, कल शाम आप तैयार रहना, कुछ खरीदारी करनी है, हम कल बाजार चलेंगे। अनमने ढंग से बोलते हुए ऑफिस के लिए निकल गए। ऑफिस पहुंचते ही जितेंद्र जी का फ़ोन आ गया। मैं जल्दबाजी में आपसे कह नहीं पाया। आपको उपवास के लिए जो भी चीज़ें चाहिए मुझे लिखवा दे, मैं सारी व्यवस्था कर दूंगा और आप मीना के साथ जाकर अपने लिए जो भी लाना हो ले आना। मुझे मीना के साथ नहीं, आपके साथ जाना है, बोलकर फ़ोन रख दिया। दोबारा जितेंद्र जी का फ़ोन नहीं आया। मैं डर गई, कहीं उन्हें मेरी बातों से बुरा तो नहीं लग गया। शाम से पहले जितेंद्र जी ऑफिस से घर आ गई। मैं भी चुपचाप बिना कुछ बोले अपने आप को व्यस्त रखने की कोशिश कर रही थी। सामने से एक पैकेट बढ़ाते हुए, इसमें आपके लिए साड़ी और श्रृंगार का सारा सामान है। मैं ऑफिस से निकलते वक्त आपके लिए बाजार जाकर खरीदारी कर ली, आप एक बार देख लो, अगर ना पसंद आए तो बता देना। बड़ी ही गंभीरता से जितेंद्र जी ने सारी बात कह दी। मैं खुश तो बहुत थी, लेकिन जितेंद्र जी के साथ बाहर जाने का मौका चूक जाने से थोड़ी उदास हो गई। साधना, आप तैयार हो जाइए, हम आज सिनेमा चलेंगे, सामने से आकर जितेंद्र जी ने लगभग झकझोरते हुए कहा। मैं झटपट तैयार होकर जाने ही वाली थी कि मीना आ धमकी। साधना, मुझे कोई ज़रूरी काम है आपसे, हड़बड़ाते हुए कहा। मुझे अभी पार्टी में जाना है, मुझे गुलाबी रंग की ही ड्रेस पहननी है, आप मेरी ड्रेस तैयार कर दोगे? सिलाई तो मेरी पहली पसंद थी। मैं झट से सिलने बैठ गई, ये भी भूलकर मुझे तो पहली बार जितेंद्र जी के साथ सिनेमा जाना है। 2 घंटे में मीना की ड्रेस सिलकर तैयार हो गई। 100 बार उसने मुझे शुक्रिया कहकर चली गई। जितेंद्र जी बिना कुछ मुझसे कहे चुपचाप अकेले सिनेमा चले गए। मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। देर रात जितेंद्र जी घर आए, लेकिन बिना कुछ बोले चुपचाप अपने कमरे में लेट गए। मैं भी सोने की नाकाम कोशिश करती रही, नींद आंखों से कोसों दूर थी। मेरी और जितेंद्र जी की दूरी घटने के बजाय बढ़ रही थी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी, फिर भी कोई ना कोई गलती हो ही जाती थी। देखते ही देखते तीज का दिन भी आ गया। मीना सुबह से ही आ गई थी मेरा काम में हाथ बटाने। मैंने उसे मना भी किया, मीना भी अपनी धुन की मतवाली थी। वो भला कहाँ मानने वाली थी, मेरे साथ उसकी खूब बनने लगी थी। ऑफिस से छुट्टी लेकर मेरे काम में हाथ बटाने लगी। शाम को मुझे दुल्हन की तरह तैयार कर हम दोनों ने साथ साथ पूजा भी किया। जितेंद्र जी शाम में ऑफिस से आए तब पता चला उनकी बहुत ज़रूरी मीटिंग थी, इसलिए उन्होंने मीना को मेरा ख्याल रखने के लिए कहा था। मैं मन ही मन बहुत खुश थी। माँ पार्वती और भोले बाबा मेरी अर्ज सुन लिए। मन ही मन उनका शुक्रिया अदा कर रही थी। जितेंद्र जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं, मैं समझ गई थी। तीज बीते भी अरसा हो गया, ना मिट पाई 2 दिलों की दूरी। मैं जितेंद्र जी के साथ अपने दिल का हाल बांटना चाहती थी, पर वो अनजान बन मुझसे हमेशा मुंह मोड़ लेते थे। मैं भी एक दिन गुस्से से कह दिया, मुझे अपने गांव जाना है, भैया और भोजी की बहुत याद आ रही है। मैं टिकट का बंदोबस्त कर देता हूँ, आप तैयारी शुरू कर दो। बड़ी ही मासूमियत से जितेंद्र जी ने मुझे जवाब दिया। वापसी की तुरंत मत लेना, मैं 1-2 महीने रुक कर आऊँगी। मैंने भी तुनक कर कह दिया, अच्छा बाबा, आप जब तक चाहो रह लेना, आप जब कहोगी तभी मैं आपकी वापसी की टिकट करवा दूंगा। मुस्कुराते हुए इतना कहकर टिकट का बंदोबस्त करने निकल पड़े। मैं पाँव पटकते रह गई, अपने ख्यालों में डर गई, कहीं जीवन भर मुझे यूं ही बिन प्यार के जीवन व्यतीत ना करना पड़े। टिकट का इंतजाम होते ही मैं गांव के लिए निकल पड़ी। मैं खुश तो बहुत थी, मन ही मन जितेंद्र जी से गुस्सा भी थी। अपना गुबार में निकाल भी नहीं पा रही थी। हम गांव पहुंच गए। ससुराल में इतने दिन के बाद आई थी। सासू माँ स्वागत में पलके बिछा रखी थी। बेटा, इतने दिन कोई दिक्कत तो नहीं हुई तुझे? जितेंद्र थोड़ा शांत और गंभीर लड़का है। पुष्पा के जाने के बाद थोड़ा बदल भी गया है। कोई भी दिक्कत हो तो मुझे ज़रूर बताना। प्यार से मेरे सिर पर अपना ममताई में हाथों से प्यार लुटाते हुए सासू माँ ने कहा। मैं सिसकियाँ भरने लगी। सासू माँ हड़बड़ाकर पूछ बैठी, क्या हुआ बेटा, तू मेरे बेटे के साथ खुश नहीं है? मेरी सिसकियाँ अब तो मेरे क्रंदन में बदल गया था। सासू माँ बहुत देर तक लाड करती रही। थोड़ी देर बाद मैं खुद को संभालते हुए बोली, मैंने कभी माँ की ममता नहीं देखी। आज आपका स्नेह स्पर्श पाकर माँ मेरा दिल भर आया।
जितेंद्र जी के साथ मैं बहुत खुश हूँ, मेरा पूरा ख्याल रखते हैं, मैंने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। जितेंद्र जी कुछ दिन रहकर वापस पुणे जाने लगे। अपना ख्याल रखिएगा साधना, और माँ का भी। कुछ दिनों के बाद मायके भी चले जाइएगा। अनायास ही मेरी आंखें भर आई और मैं आंसू छुपाने की नाकाम कोशिश करने लगी। क्या हुआ? आप रो क्यों रही है? आप ही तो चाहती थी कुछ दिन यहाँ रुकना, और एक बात से आप निश्चित रहिए, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा। बड़ी ही संजीदगी से अपनी बातें जितेंद्र जी ने कहा। मैं फूट फूट कर रोने लगी। जितेंद्र जी ने मेरा हाथ थामकर कहा, मैं आपकी हर तकलीफ समझता हूँ। आप इस तरह से रोगी तो मैं जा नहीं पाऊंगा। आपकी जिद के कारण ही आपको यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ। आप ऐसे रोगी तो माँ पिताजी घबरा जाएंगी। एक बच्चे की तरह पुचकारते हुए जितेंद्र जी ने मेरा सिर चूम लिया। मैं अवाक उनको निहारते रह गई। वो मेरा हाथ छोड़कर जाने लगे। उनको जाने देना मेरे लिए इतना आसान नहीं था, और ना ही मैं उनको रोक सकती थी। जितेंद्र जी चले गए। मैं ना अपने दिल की उनसे बातें कह पाई और ना उनकी बातें सुन पाई। आज की तरह तब मोबाइल नहीं था कि झट से फ़ोन उठाओ और अपने प्रियतम से बातें शुरू। मेरे लिए एक पल भी काटना मुश्किल था। तभी 3 दिन बाद फ़ोन की घंटी बजी। मैं दौड़ पड़ी। मुझे लगा था कि जितेंद्र जी का ही फ़ोन होगा। मेरे हेलो कहते ही, कैसी हैं आप? जी ठीक हूँ, बस इतना बोल पाई थी। फ़ोन कट गया। मैं रो पड़ी। कुछ कर भी नहीं सकती थी। दोबारा मिला लिया। फ़ोन लगा ही नहीं दोबारा। मैं समझ गई लैंडलाइन की गड़बड़ है। शाम को फिर फ़ोन बज उठा। बाबूजी ने फ़ोन उठाया। थोड़ी देर बाद आवाज़ लगाई, बहू जितेंद्र का फ़ोन है। मैं भागकर आ गई। बाबूजी के वहाँ से हटते ही मेरी शिकायत की झड़ी शुरू हो गई। आपने फ़ोन काट क्यों दिया? अरे बाबा, नेटवर्क नहीं होगा। बड़े ही प्यार से जितेंद्र जी ने कहा। आप ठीक हो ना? मैं अपने परिवार में हूँ, मुझे क्या तकलीफ होने लगी? मैंने भी इतराते हुए कहा। अच्छा चलो, आप अच्छे से रहना, और मैं आपको लेने नहीं आ पाऊंगा, सपाट लहजे में जितेंद्र जी ने कहा। मैं लाल पीली होकर फ़ोन झट से रख दिया। मन ही मन तय कर लिया, बात ही नहीं करनी है। उन्हें मेरे से कोई लेना देना ही नहीं है। अब आगे खुद में ही तड़पती और बात नहीं करने का प्रण लेकर मायके आ गई। भैया और भोजी का प्यार और दुलार पाकर मैं बच्ची बनकर आनंद ले रही थी। इतने दिनों बाद भोजी के ममताओं में कितने सवालों का बौछार होता था। मैं पागल खुद भी नहीं जानती थी अपनी भोजी से क्या कहती। साधु, तू खुश तो है ना बेटा? पाहुन अच्छे से तेरा ख्याल तो रखते हैं। उनके सवालों में मेरे लिए चिंता साफ झलक रही थी। भोजी, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मुझे जितेंद्र जी बहुत प्यार करते हैं और ख्याल रखते हैं। मैं सिलाई का एडवांस कोर्स कर रही हूँ। शायद मेरी आंखों की चमक भोजी और भैया को मेरे भविष्य की चिंता से मुक्त कर दिया था। मैं भोजी के साथ अपना बगीचा जा रही थी। सामने से मास्टरनी काकी आती दिखाई पड़ी। मैं अपना रास्ता बदलने की कोशिश की। झट से मेरे आगे आकर खड़ी हो गई और उनका पुराना राग अलाप शुरू हो गया। मनहूस, तेरे पति ने तुझे छोड़ दिया, तू फिर गांव आ गई। अब किस लड़के को फंसाओगी? अपनी बातों से मेरे शरीर पर बिजली गिराने लगी। भोजी ने कुछ बोलना चाहा। मैं चुप कराकर भोजी को लेकर अपने घर चली आई। साधो, तू मुझे कुछ बोलने क्यों नहीं दी? आज मास्टरनी काकी की सारी हेकड़ी में निकाल देती। भोजी का काली माई वाला रूप से मैं वाकिफ थी, पर आज तो उन पर खून सवार था। भोजी, इनका शुक्रिया मैं जीवन भर अदा करूंगी। इनके धोखे और छल की वजह से ही जितेंद्र जी मुझे मिले। भैया मेरी शादी जितेंद्र जी से कभी नहीं करवाते, और ना ही मैं प्यार के सही मायने समझ पाती। मेरी समझदारी और जिंदगी को नए ढंग से देखने के नजरिए से भोजी अचंभित हो गई। मेरी बलाएं लेकर अपने आंसू को झलकाने लगी। काकी की आवाज ने मेरी और भोजी की चुप्पी को तोड़ा। अरे साधो, पाहुन का फोन है, भाग के जा, कुछ जरूरी बात करनी है। मैं खुशी से उछल पड़ी। भोजी और काकी को सामने मुस्कुराता देखकर मैं सकपका गई। मैं जल्दी से भागकर फोन उठाई। हेलो, सामने से जितेंद्र जी ने कहा। आप कम से कम एक बार फोन तो कर ही सकती थी। सामने से पहली बार शिकायती लहजा सुनकर मेरे दिल के तार बज उठी। वो मैं इतने दिन बाद मायके आई है ना? मेरी आवाज ही नहीं निकलने लगी। कोई नहीं, आप ठीक तो है ना? आप आ जाओ साधना। तड़पती आवाज सुनकर मेरा दिल रोने को होने लगा। आप मेरी टिकट का बंदोबस्त कर दीजिए, मैं आ जाऊंगी। मैं भी तड़प उठी। आप बाबूजी के साथ आ जाओगी? मैं दफ्तर से जल्दी जल्दी अवकाश नहीं ले सकता, इसलिए मैं नहीं आ सकता आपको लेने के लिए, परेशान होकर कहा।
मैं समझ गई, मैं बाबूजी के साथ आ जाऊंगी, आप परेशान ना हो। इतना बोलकर फोन काट मन ही मन मुस्कुराने लगी। मैं समझ नहीं पा रही थी जितेंद्र जी मेरे लिए तड़प रहे होंगे। अब जीवन में मुझे किसी भी चीज की कामना नहीं थी। मैं अपने ख्यालों में खोई, तभी भोजी ने छेड़ते हुए कहा। ख्यालों में ही पुणे पहुंच गई नंदो रानी। मैं झेप गई और अपने कमरे में जाकर जितेंद्र जी से मिलने के दिन गिनने लगी। 10 दिन बाद बाबूजी के साथ मैं पुणे जाने को निकलने लगी। भारी मन से भैया और भोजी ने मुझे विदा कर दिया। इस बार मिलन और जुदाई के दोनों भाव मैंने पहली बार महसूस किया था। मेरा दिल इस अनुमति से अनभिज्ञ था। आज मैं अपने नैनों को झलकने से रोकना नहीं चाहती थी। 2 दिनों का सफर तय कर जब पुणे पहुंची, स्टेशन पर जितेंद्र जी नजर आए। थोड़े कमजोर नजर आ रहे थे और बड़ी हुई दाढ़ी बिल्कुल अस्वस्थ लग रहे थे। बाबूजी को प्रणाम कर मेरी तरफ उड़ती नजरों से एक बार देखा और फिर मुझे वही बेरुखी नजर आने लगी। हम टैक्सी से घर जा रहे थे। मेरी बगल वाली सीट पर बैठकर धीरे से पूछा, कैसी है आप? मैं भी आंखें तरेर कर देखा और नजर घुमाकर खिड़की के बाहर देखते हुए सोचने लगी। हर बार एक ही प्रश्न, कैसी हो? सामने भली चंगी बैठी हूँ और क्या है ये? पता नहीं किस बात की खिज मेरे अंदर पैदा होती जा रही थी। घर की अस्त व्यस्त स्थिति देखकर मुझे चक्कर आ रहे थे और गुस्सा साथ में आसमान पर था। जब मेरे बिना रह नहीं सकते तो जाने ही क्यों दिया था। मन ही मन सोचते और खुद को कोसते हुए घर के काम निपटाने में लग गई। बाबूजी कुछ दिन रुककर जाने वाले थे तो हमारी बातें फिर ना हो पाती थी। बाबूजी को शहर घुमाने और जितेंद्र जी के थोड़े शर्मीले स्वभाव के होने के कारण हम आपस में कम ही बातें करते थे। बाबूजी वापस गांव चले गए और मैं फिर अपने सिलाई के केंद्र जाने लगी। अब भी जितेंद्र जी मुझसे कटे कटे ही रहते थे। मैं कारण समझ पाने में असमर्थ थी। मीना को छोड़कर मेरी कोई सखी सहेली नहीं थी। दिल की बात उससे मैं कह नहीं पाती थी। मैं खुद से लड़ती निश्चय कर लिया, आज जितेंद्र जी से बात कर ही लूंगी, पर बात नहीं कर पाई। जितेंद्र जी और मेरे बीच की दूरी का कारण मेरे समझ से परे था। हम दूर थे तो जितेंद्र जी की आंखों में अपने लिए प्यार और तड़प दोनों देखी थी। मेरे अतीत के कारण जितेंद्र जी मुझसे दूर तो नहीं हो रहे थे। यही सोच सोचकर मैं मानसिक अवसाद का शिकार होने लगी। धीरे धीरे मैं कमजोर हो गई थी। मैंने सिलाई से भी मुंह मोड़ लिया था। जितेंद्र जी ने बहुत बार पूछा, आप ठीक हो ना साधना? मैं बस सिर हिलाकर कह देती, हाँ ठीक हूँ। 1-2 बार मीना ने भी मेरे अंदर झांकने की कोशिश की। मेरे लब सिल गए थे। एक दिन घर के बाहर सब्जी लेते हुए ही मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। पड़ोसी ने अस्पताल पहुंचाकर जितेंद्र जी को खबर कर दिया। जितेंद्र जी दौड़ते हुए आए और मुझे अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा देखकर बदहवास से हो गए। डॉक्टर से दौड़कर मेरा हाल लेने गए। आपकी पत्नी किसी मानसिक तनाव से गुजर रही है। डॉक्टर ने लगभग जितेंद्र जी को लापरवाही के लिए डांट लगा दिया। अब मुझे क्या करना होगा? मैं साधना जी को नहीं खोना चाहता। मैं पहले ही अपनी पुष्पा को खो चुका हूँ। डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ाते हुए जितेंद्र जी रो पड़े। मैं उस वक्त उनकी हालत ना समझ पा रही थी। बस सुनने में एक टक लगाकर जीवन में पराग के साथ बिताए पलों को कोस रही थी। डॉक्टर ने जितेंद्र जी को प्यार और अपनापन जताने की सलाह दी और कुछ दवाइयाँ देकर मुझे डिस्चार्ज कर दिया। जितेंद्र जी ने अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर मेरी देखभाल में जुट गई। मैं उनका प्यार और अपना तो पाकर निहाल हो गई। धीरे धीरे मैं सामान्य हो गई थी। जितेंद्र जी ने बड़ी स्नेह से मेरा हाथ पकड़ा। साधना जी, मैं अपने जीवन से गम को उलीझते उलीझते आपके प्यार और समर्पण को नज़रअंदाज कर बैठा। मैं समझ नहीं पाया मेरे साथ जो हुआ एक हादसा था, पर आप तो छोटे से जीवन में इतना बड़ा विश्वासघात को झेला है। आपकी मासूमियत का किसी ने भरपूर फायदा उठाया। मैं भी आपका साथ नहीं दे पाया। मुझे माफ़ कर दे साधना। बहुत ही स्पष्ट शब्दों में जितेंद्र जी ने मुझे कहा, जितेंद्र जी, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं आपके प्यार के काबिल नहीं हूँ। मेरा अतीत इतना घिनौना है, मैं आपसे अपने प्यार की भीख भी नहीं मांग सकती। मैंने सिसकी लेते हुए कहा, आप मेरे प्यार और पूजा दोनों की हकदार है। मैं बस डर से आपसे दूर भागता था, कहीं पुष्पा की तरह मैं आपको भी खो ना दूं। पर मीना ने मुझे समझाया कि भगवान को साधना से तुम्हें मिलाना था, इसलिए तुम्हें इतना बड़ा दुख दिया। मैं भी मानता हूँ मैं आपके लिए और आप मेरे लिए बनी हो। इतना कहकर मेरे पलकों से बहते आंसुओं को पोंछने लगे। मैं खुद को संभाल नहीं पाई और जितेंद्र जी के अंक में खुद को समेट लिया
उस दिन मैंने प्यार का एक अलग रूप देखा था और मन ही मन पराग को धन्यवाद दिया। अब मेरे जीवन के सुखद दिनों की शुरुआत हो चुकी थी। मैं जितना भुगतना था भुगत चुकी। अब तो हंसी खुशी जीने के दिन आ गए थे। मैं अपने बीते दिन भूलकर जीवन की खुशियों को बटोरने लगी थी। जितेंद्र जी का प्यार मेरे लिए बहुत पाक था, जिसमें मैं ही मैं थी। शादी के 2 साल होने को आए और मैं गर्भवती हो गई। ये खबर सुनते ही जितेंद्र जी घबरा गए। मैं मीना के साथ मिलकर उन्हें समझाने की पूरी कोशिश की। जितेंद्र जी का डर उन पर पूरी तरह से हावी हो चुका था। मैं उनका डर निकालने के लिए गांव से माँ जी को अपने पास बुला ली। माँ जी खुशी खुशी गांव से आ गई। माँ जी के आते ही जितेंद्र जी का डर थोड़ा कम हुआ और थोड़ा मेरी तरफ से निश्चित भी। ऑफिस से 50 बार फ़ोन कर हिदायत देने का सिलसिला थम गया और मेरी भी हंसी खुशी दिन बीतने लगे। 10वें महीने में मैं स्वस्थ बच्चे को जन्म दी। जितेंद्र जी अमन मेरे बेटे को गोद में लेते ही रो पड़े। मेरा शुक्रिया अदा करते हुए कहा, आज साधो, आपने दुनिया भर की दौलत मेरे कदमों में डाल दी। मैं जितेंद्र जी की खुशी में खुश थी। माँ जी की खुशी का ठिकाना नहीं था। पूरे अस्पताल का मुंह मीठा करवाया और मुझे ढेरों आशीष दी। एक मीना मौसी बनकर फूली नहीं समा रही थी। सच, मीना में मुझे छोटी बहन मिल गई थी। 2 दिन बाद मैं अस्पताल से घर आ गई और जितेंद्र जी ने मेरा जोर शोर से स्वागत किया। दिन खुशी खुशी बीतने लगे। माँ जी कुछ दिन हमारे साथ रहकर वापस गांव चली गई। अब अमन की जिम्मेदारी मैं और जितेंद्र जी दोनों मिलकर करने लगे। दिन पंख लगाकर उड़ने लगे और 3 साल बाद मैं फिर से अमन के बाद रमन की अम्मा बन गई। मेरी खुशियों का कोई ठिकाना ना था, पर दिल में एक टीस रह गई। मेरे घर में गुड़िया नहीं आई। अब तो परिवार भी पूरा हो गया था और कभी गांव और कभी पुणे करते मैं खुश थी। अब अमन की स्कूल में दाखिला करवा दिया तो गांव जाना कम होता था। अमन को स्कूल से लेकर लौटते आते वक्त एक जगह भीड़ देखकर मैं रुक गई। तभी मैंने एक बाइक गिरी देखी और बगल में एक आदमी गिरा हुआ था। मैं अपनी रिक्शा से उतरकर भीड़ को चीरते हुए उस आदमी के पास पहुंच गई। कुछ आदमी की मदद से मैंने उस ऑटो रिक्शा वाले को कहा, आप इसे अस्पताल लेकर चलो। मैं भी दूसरा रिक्शा लेकर साथ चल पड़ी। मैं अस्पताल पहुंचकर उसकी दाखिला की सारी और औपचारिकताएं पूरी करने के बाद मैं जैसे ही उसके वार्ड में पहुंची, मैं ठिठक गई। सामने बिस्तर पर पराग पड़ा था। अब खतरे से बाहर था। मुझे देखकर पराग भी भौंचक्का रह गया। मैं चुपचाप बिना कुछ कहे वहां से चली आई और जितेंद्र जी को सारी बातें बता दी। जितेंद्र जी ने मेरी तारीफ करते हुए कहा, आपने एक मुसीबत में फंसे इंसान की जिंदगी बचाई। क्या फर्क पड़ता है कि वो इंसान पराग था। मैं हमेशा आपकी मासूमियत पर मरता था और आज मुझे आप पर गर्व महसूस हो रहा है। मैं ना चाहते हुए पराग की मदद करने के लिए अपने आप को कोसे जा रही थी। कुछ दिन बाद मेरे दरवाजे की कॉल बेल बजी। मेरा दरवाज़ा खोलते ही सामने एक औरत खड़ी थी। मेरा नाम शिखा है। आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। हाथ जोड़कर मेरा आभार प्रकट करते हुए कहा। मैं एक गिरे हुए इंसान की मदद की। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैं अपने आप पर झलाते हुए कहा। क्या कहा आपने? शिखा ने बड़ी गंभीरता से मुझे देखते हुए कहा। कुछ नहीं, मैंने तो बस मदद की थी। इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं। मैंने अपनी बात को छुपाते हुए कहा। मैंने शिखा को अंदर बुलाकर चाय नाश्ता करवाया और उसे खुशी खुशी विदा किया। शिखा स्वभाव की बहुत ही अच्छी और सुलझी महिला लगी। मैं सोचने लगी, इसे यहाँ आने से पहले क्या पराग ने हमारे रिश्ते के बारे में कुछ नहीं बताया होगा। मैं अपने ही सवालों के जवाब ढूंढती, उसमें और उलझती जाती। जितेंद्र जी को बताया, आज पराग की पत्नी आई थी। मैंने थोड़ा झिझकते हुए जितेंद्र जी को बताया। बड़ा अजीब इंसान है ये पराग, अपनी बीबी को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया। जितेंद्र जी ने थोड़ा क्रोधित होते हुए बोले। जितेंद्र जी का क्रोध देखकर मैं सहम गई। बात आई गई हो गई और कुछ दिन बाद मेरे घर के दरवाजे पर पराग को खड़ा पाया। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? बड़ी ही शालीनता के साथ बोला। हाँ, मैं डर गई थी। आस पड़ोस के लोग देखकर मेरे बारे में बातें बनाएंगे। मैं हड़बड़ाहट में हाँ बोलकर पराग को घर के अंदर बुला लिया। साधो, मुझे माफ़ कर दे। मैं तेरी माफ़ी के काबिल नहीं हूँ, पर उस वक्त मैं बहुत मजबूर था। घर वालों के आगे मैं बेबस था। चिराग भैया के ऐश में निधन हो जाने से मैं अपने माँ बाप के आगे तुझे अकेला छोड़ दिया। पराग रूंधे गले से बोले जा रहा था।
पराग, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, ना प्यार और ना नफरत। मैं तुम्हारे कारण जितेंद्र जी को पाया है और मैं अपने जीवन से पराग नाम के काला अध्याय को फाड़कर फेंक चुकी हूँ। तुम यहाँ से चले जाओ पराग, और यहाँ कभी मत आना। मैंने डपटकर उसे अपने घर से बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया। शाम में जितेंद्र जी के ऑफिस से आते ही मैंने सब कुछ बता दिया। पराग पर जितेंद्र जी को बहुत गुस्सा आया। अगली बार मैं उसको सबक सिखा दूंगा, जितेंद्र जी ने भड़कते हुए कहा। पराग आपका और मेरा रिश्ता खराब करना चाहता है, हमारे बीच शक के बीज डालना चाहता है। मैंने रोते हुए कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता साधो। मैं आपकी खूबसूरती से नहीं बल्कि आपकी ईमानदारी, मासूमियत और भोलेपन से प्यार करता हूँ। अब हम पराग को मिलकर सबक सिखाएंगे। आप उसकी दोस्ती के रिश्ते को स्वीकार कर लेना। हम उसे गांव में सबके सामने जलील कर आपका सम्मान वापस लाएंगे। मेरा हिम्मत बढ़ाते हुए कहा। कुछ दिन बाद पराग फिर से आ धमका। साधो, मैं तुझे नहीं भूल पा रहा हूँ, मुझे माफ कर दो। हम अब एक अच्छे दोस्त की तरह क्यों नहीं रह सकते? पराग ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा। पराग, इस तरह से तुम्हारी और मेरी दोनों की शादीशुदा जीवन तहस नहस हो जाएगी। मैंने समझाते हुए कहा। साधो, कुछ नहीं होता। अब तुम मिली हो तो मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। पराग अधीर होकर बोला। उसकी व्याकुलता देखकर साधना हंस पड़ी। तुम हंस क्यों रही हो? मैं मजाक नहीं कर रहा। थोड़ा गुस्सा होकर पराग ने अपनी नाराजगी जाहिर की। पराग, मैं तुम्हारी तरह गिरी हुई नहीं हूँ। मैं अपने पति और परिवार में बहुत खुश हूँ। तुम शायद अपनी गिरी सोच से आज तक ऊपर नहीं उठ पाए हो। मैंने तुम्हारी पत्नी को सब बता दिया है। उसे यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए अब भी फ़ोन पर तुम्हारी और मेरी सारी बातें सिखा सुन रही है। मैंने भी अपने अपमान का बदला ले लिया। साधो गांव की मासूम और कमज़ोर लड़की नहीं है। मैं जितेंद्र जी की पत्नी हूँ। अच्छा हुआ तुमने अपना एक घिनौना चेहरा दिखा दिया। गांव में मेरे भैया भोजी को अपना सम्मान वापस मिल जाएगा। पूरे आत्मविश्वास से भरे लहजे में पराग को जवाब दिया। पराग मेरे बदले तेवर देखकर घबरा गया। देखो साधो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी भी तबाह कर दूंगा। मैं जितेंद्र जी को बोल दूंगा कि तुम मेरे साथ साथ कितने लोगों के साथ मज़े की हो। पराग चिढ़ते हुए बोला। मैं ताली बजाते हुए बोली। इन सब बातों से फ़र्क नहीं पड़ता है। जितेंद्र जी सब जानते हैं। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैंने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। पराग अपना सा मुँह लेकर मेरे घर से निकल गया। मैं साधो अपनी जीवन की सबसे लड़ाई जीतकर अपनी जीत पर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।